हेलो डियर्शन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। डियर्शन, अगर आप भी एनआईएस क्लास 10th में हो, एडमिशन ले रखा है आपने, 10th में सब्जेक्ट आपका हो रखा है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका कोड होता है 212। अब आपने साइंस तो ले लिया है, बट इस सब्जेक्ट के चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं मिल रहे हैं आपको। यहाँ पे फोर्स एंड एनर्जी समझ में नहीं आ रही है, मोशन समझ में नहीं आ रहा है, न्यूटन्स लॉ समझ में नहीं आ रहा है, फ्रिक्शन समझ में नहीं आ रहा है, ग्रेविटेशन समझ में नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री देख रहे हो तो आपको वहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, आपको वहां पर केमिकल बॉन्डिंग समझ में नहीं आ रही है, एसिड बेस एंड सॉल्ट समझ में नहीं आ रहा है, बायोलॉजी उठा रहे हो तो आपको लाइफ प्रोसेस के चैप्टर समझ में नहीं आ रहे हैं, न्यूट्रिशन समझ में नहीं आ रहा है, रिप्रोडक्शन समझ में नहीं आ रहा है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो डिस्टेंस स्कॉलर ने आपकी इसी समस्या को देखते हुए लॉन्च किया है मंथन बैच, जहां पर आपको इस साइंस सब्जेक्ट को हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी पढ़ाएगी बड़े ही आसान से लैंग्वेज में, बड़े ही आसान से बोलचाल के एग्जाम्पल के साथ, जिसको आप डेली लाइफ से कोरिलेट करते हो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और सारे एक चैप्टर्स के आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलने वाले हैं, नोट्स मिलने वाले हैं, पीवाईक्यू के सॉल्यूशन, जहां पर आप देखोगे कि पिछले कुछ सालों में किस पैटर्न पे एनआईएस एग्जामिनेशन लेता है, इन सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चन निकल के आते हैं, उनके सॉल्यूशन करा रहे हैं हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी। और साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट पढ़ने से आपकी एग्जामिनेशन में और अच्छा आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको इस मंथन बैच के साइंस सब्जेक्ट के कुछ एक चैप्टर्स के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इसी चैनल पर डिस्टेंस कॉल पे मिलने वाले हैं, जिसको आप समझो, पढ़ो, और अगर समझ में आता है, टीचर से आप कनेक्ट कर पाते हो, तो फिर आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पर डिस्टेंस स्कॉलर ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से फिर इस मंथन बैच के साइंस के सब्सक्रिप्शन को खरीदना है, जहां पर आप सारे चैप्टर्स की वीडियोस एक्सेस कर सकते हो, पीवाईक्यू वीडियोस एक्सेस कर सकते हो, नोट्स एक्सेस कर सकते हो, तमाम चीजें एक्सेस कर सकते हो और इस साइंस सब्जेक्ट में एक्सेल कर सकते हो। क्योंकि अगर डियर स्टूडेंट, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको आगे 11th 12th में साइंस स्ट्रीम चूज करना होता है, और अगर आपका यहाँ पर क्लास 10th में ही साइंस का बेस अगर क्लियर नहीं होता, बेसिक्स अगर आपको पता नहीं होते, तो फिर आपको 11th 12th में डेफिनेटली रूप से दिक्कत आती ही आती है। तो प्लीज मेरा यही सजेशन है कि साइंस को क्लास 10th में सीरियसली लो और इस बैच का फायदा उठाते हुए अपनी तैयारी अच्छे से अच्छा करो। हेलो एवरीवन, संस्कार दिस साइड, योर साइंस फैकल्टी। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस स्कॉलर। आज हम लोग बात करेंगे एनआईएस के क्लास 10th साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चैप्टर मेजरमेंट के बारे में, कि मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या होती है, मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों है, पहले समय में एंशिएंट टाइम में मेजरमेंट कैसे होते थे, मेडिवल टाइम में कैसे हुए, फिर मॉडर्न टाइम में कैसे हुए, ये पूरी इस हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में। और इस चैप्टर में हम लोग मेजरमेंट को बेसिकली समझेंगे, बेसिक नॉलेज रखेंगे मेजरमेंट के बारे में, कि मेजरमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई, मेजरमेंट होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, यूनिट क्या है, ये सब। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं व्हाट इज मेजरमेंट, तो मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट आप ऐसे समझिए एग्जांपल से कि मान लीजिए आप और आपके दोस्त दोनों और 2-3 लोग हैं, वो शुरू किए एक रेस, और एक रेस में दौड़ते दौड़ते एक पॉइंट ए से शुरू किया था, एक पॉइंट बी से और एक पॉइंट सी से शुरू किया। अब इसमें ए पॉइंट जीता, बी और सी हार गए। अब कैसे पता चलेगा कि वो कितनी स्पीड से या कितनी डिस्टेंस से वो कवर किया कि वो जीत गया? तो आपको डिस्टेंस बताना पड़ेगा या आपको स्पीड बताना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या जरूरत पड़ेगा? मेजरमेंट का जरूरत पड़ेगा। चलिए अच्छा सिंपल एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आप सामान लेने गए, वेजिटेबल लेने गए या फ्रूट लेने गए, आप उससे कहे भैया इतना दे दीजिए। अब वो इतना जो है वो कैसे बताएगा? वेजिटेबल वाला या सब्जी वाला कभी नहीं चाहेगा कि वो आपको ज्यादा सब्जी दे दे, आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपको कम सब्जी मिले। तो एक मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है, जिससे वो भी उतना ही दे जितना आपको चाहिए और आपको भी उतना ही मिले जितना आपको चाहिए। तो ना ज्यादा होगा ना कम होगा, इसलिए हमें मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। आइए अगर डिफिनीशन की बात करूं कि मेजरमेंट क्या होता है, तो इट्स द एक्ट ऑफ फाइंडिंग द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग बाय कंपेयरिंग इट टू नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड मतलब समझ लीजिए एक ही जैसी दो या दो से ज्यादा चीजें और इनको आपस में आपको कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। मान लीजिए आप हैं और आपके भाई हैं, दोनों लोग हैं। अब दोनों की हाइट का अगर कंपेयर करूंगा कि कौन ज्यादा हाइट में है और कौन कम हाइट में, तो ये कैसे पॉसिबल है? बिना अगर हमारे पास मेजरमेंट ही नहीं है तो हम कैसे बता पाएंगे कि कौन कम हाइट का और कौन ज्यादा हाइट का? तो मेजरमेंट क्या करता है, कोई भी दो सेम काइंड की जो होती है क्वांटिटी, उनको कंपेयर करने में हमें मदद करता है। हम आसानी से उनको कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि असल में है क्या। और अगर दूसरा बात करूं, मेजरमेंट टू बी अ काउंटिंग ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ चूजन स्केल इज यूज्ड। अब मेजरमेंट करने का हर एक अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग स्केल पे हम लोग अलग अलग चीज मेजरमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए अब मुझे सब्जी लेने जाना है,
तो मैं सब्जी वाले से ये नहीं कहूंगा भैया 5 किलोमीटर सब्जी दे दीजिए, ऐसा कहूंगा नहीं कहूंगा। तो वहां पे मेजरमेंट स्केल क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। तो ऐसे ही वेट के लिए हम लोग मेजरमेंट स्केल दूसरी यूज करते हैं, डिस्टेंस के लिए दूसरी यूज करते हैं, हाइट के लिए दूसरी यूज करते हैं। हर एक चीज के लिए अलग अलग मेजरमेंट स्केल है और अलग अलग मेजरमेंट स्केल्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर अगर मैं बात करूं व्हाई डू वी नीड टू मेक अ मेजरमेंट, मेजरमेंट करने की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत ही है हमें मेजरमेंट, अगर हम मेजरमेंट नहीं करें तो क्या होगा। अब ऐसे एग्जांपल समझिए कि अगर मेजरमेंट नहीं होता है, जैसे मान लीजिए अब आपको कहीं जाना है या मुझे एड्रेस आपको बताना है आपके घर का कि सर मेरा यहाँ पे घर है आ जाइए। अब आप अगर मेजरमेंट नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे कि सर 5 मकान छोड़ के लेफ्ट साइड में जाइए तो मेरा घर आ जाएगा। सर मैं भटक जाऊं, अब मुझे क्या पता कौन सा 5 मकान छोड़ के जाना है, आपके घर पहुंचना है, तो बड़ी कंफ्यूजन। अगर मेजरमेंट नहीं होगा लाइफ में तो लाइफ में बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, आपको पता ही नहीं होगा कि आप किसी चीज को कितने क्वांटिटी में या कितने पैरामीटर्स पे या कितना उसको यूज कर रहे हैं। इसीलिए मेजरमेंट का होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि मैं कहूं कि खाना आप बना रहे हैं, मैं कहूं 1 चुटकी नमक डाल दीजिए। अब वो 1 चुटकी नमक 1 चुटकी है ना, तो मेजरमेंट यही बताता। मैं कहूं कि थोड़ा नमक डाल दो, अब थोड़ा नमक में कितना नमक आप डालेंगे, तो इसीलिए बताना जरूरी है कि सर 1 चुटकी नमक डालिए। 1 चुटकी नमक का मतलब वो 1 चुटकी क्या हो गई, मेजरमेंट हो गई। इसीलिए मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर बिना मेजरमेंट के हम सोचें कि चीजों को हम लोग आइडेंटिफाई कर लें या मेजर कर लें, समझ लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। और हमारे डेली लाइफ में हर जगह ही मेजरमेंट यूज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि मेजरमेंट की हमें जरूरत क्यों है। अब मेजरमेंट की जरूरत इसलिए है, एक बार स्लाइड पढ़ लेते हैं। मेजरमेंट इज एसेंशियल इन आवर डेली लाइफ्स एंड वेरियस प्रोफेशन प्रोवाइडिंग एक्यूरेसी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी इन टास्क रेंजिंग फ्रॉम द कुकिंग टू इंजीनियरिंग। सिर्फ खाना ही नहीं, खाने बनाने से लेके इंजीनियरिंग तक हर जगह मेजरमेंट की जरूरत है। बिना मेजरमेंट के, आप लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट के फैन होंगे, क्रिकेट में भी हम क्या बोलते हैं, जो पिच होती है वो कितनी की होती है, 22 यार्ड्स की होती है। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है। अब यही सोचिए अगर मेजरमेंट ना हो तो आप कैसे विकेट की लंबाई नापेंगे, कैसे आप ग्राउंड की लंबाई नापेंगे, वो सब नापना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप देखते भी होंगे किसी ग्राउंड का, हमें पता है जब भी हम क्रिकेट देखते हैं, बाउंड्री जाती है या 6 जाता है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कितना मीटर गया, कितनी मीटर की 6 थी, 65, 75, 80, 90 मीटर तक। तो अगर सोचिए अगर ये मेजरमेंट ही नहीं होता तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे, ना प्लेग्राउंड से लेके, कुकिंग से लेके, इंजीनियरिंग से लेके, हर एक चीज क्या हो जाती, बिना मेजरमेंट के डिफिकल्ट हो जाती। इसलिए मेजरमेंट का होना क्या है, जरूरी है। अगर बात करूं आगे कि द एब्सेंस ऑफ सुटेबल मेजरमेंट बाय लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। अब अगर मेजरमेंट नहीं होता है तो उससे कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है। वो कॉन्फ्लिक्ट कैसे आती है ये समझिए। अगर मैं कहूं कि आप गए, आपने कहा कि सर जो है कि मान लीजिए 4 कदम की दूरी पे ये है, ठीक है। अब आपका 4 कदम मेरा 4 कदम बराबर तो नहीं होगा, आपका 4 कदम दूसरा है, मेरा 4 कदम दूसरा है। या फिर सिर्फ उसी का एग्जांपल ले लीजिए वेजिटेबल और फ्रूट्स वाले का। फ्रूट वालों में मैंने आपको क्या बताया कि वेजिटेबल वाला, फ्रूट वाला कभी नहीं चाहेगा कि वो 1 सेब आपको ज्यादा दे। मान लीजिए आप सेब लेने गए, वो कभी नहीं चाहेगा कि 1 सेब आपको ज्यादा दे, और आप कभी नहीं चाहेंगे कि आप जब भी सामान ले रहे हैं तो 1 सेब आपको कम मिले। आपको भी बराबर चाहिए, क्योंकि भाई आप जितना पैसा दे रहे हो उतना ही सेब चाहिए आपको भी। और जो सब्जी वाला है, जो फल वाला है, फ्रूट वाला है, वो भी चाहेगा कि वो उतना ही दे जितना उसको पैसा मिला है। अब मान लीजिए अगर मेजरमेंट नहीं होता, समझ लीजिए एक दुनिया में इमेजिन करिए मेजरमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, मेजरमेंट कुछ नहीं है। आप दोस्त के पास, आप है इतना दे दो फल, 4 फल दे दो इतने रुपए का, 4 फल दे दो इतने रुपए। अब हो सकता है वो छोटा छोटा 4 फल आपको दे दे, या क्योंकि देखिए भाई वो दुकानदार है, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका क्या हो, नुकसान हो। अब आप चाहेंगे कि आपको उतने ही 4 एप्पल मिले लेकिन बड़े बड़े साइज के मिले। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा नहीं ये छोटा वाला एप्पल ले जाइए, आप कहेंगे नहीं ये बड़ा वाला एप्पल, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई किलोग्राम या ग्राम से आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, वो आपको छोटा वाला दे रहा है 4 एप्पल, आप चाह रहे हैं कि आपको बड़ा वाला 4 एप्पल में। तो मेजरमेंट की सबसे दिक्कत यही कि अगर मेजरमेंट नहीं होता तो सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं। तो मेजरमेंट आने से एक चीज तो सबसे बढ़िया ये हुई कि आपके जो भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट थे वो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया मेजरमेंट की वजह से। और अगर ये मेजरमेंट नहीं होते तो हर जगह कॉन्फ्लिक्ट होते रहते, कोई कहता है इतना हमें चाहिए, कोई कहता है कितना चाहिए, क्योंकि एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं फिक्स है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है आपके पास कि आप डिफाइन कर पाए कि नहीं सर मुझे 1 किलो फल चाहिए तो मुझे 1 किलो फ्रूट चाहिए। अब आप 1 किलो नाप के दीजिए, उसमें छोटा दीजिए, बड़ा साइज का दीजिए एप्पल, मुझे उससे मतलब नहीं। 1 किलो है तो मुझे 1 किलो
चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि मेजरमेंट होना, इसीलिए क्या है, मेजरमेंट होना जरूरी है। इसके बारे में हम लोग कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। एग्जांपल जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमें ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। तो देखिए, जब भी मैं एक टॉपिक समझाऊंगा कोशिश करूंगा कि एक एग्जांपल आपके सामने लेके आऊं जिससे आप उसको समझ सकें। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो सपोज यू गो टू द मार्केट टू बाय मैंगोज एंड दे आर प्राइस्ड टू से ₹50 per kilogram. What would you expect the shopkeeper to do? Would you be happy if he or she gives you 4 or 5 small mangoes which are surely less than a kilogram and ask for the price of 1 kilogram similarly? The shopkeeper will also not like to give you more than a kilogram of mangoes for the price of a kilogram. An accurate measurement is desirable for both buyers and the seller. इसका मतलब क्या कि मान लीजिए आप मैंगो लेने गए, अब मैंगो लेने आप गए, आपने कहा सर 1 किलो 50 रुपए का है, मुझे दे दीजिए। अब वो शॉपकीपर क्या चाहेगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो आपको 1 किलो में उससे ज्यादा मैंगो दे दे, और आप कभी नहीं चाहेंगे मान लीजिए वो 1 किलोग्राम का आपके पैसा ले और 1 किलोग्राम न दे, 900 ग्राम दे दे। तो आप भी ये कभी नहीं चाहेंगे कि अगर आप 1 किलोग्राम का पैसा दे रहे हैं तो आपको कितना मिले, 1 किलोग्राम वेजिटेबल मिले या 1 किलोग्राम मैंगोज मिले। और वो भी नहीं चाहेगा ये कभी कि वो आपको 1 किलोग्राम से ज्यादा दे दे, वो हमेशा इसी में रहेगा कि नहीं नहीं कम हो जाए या 1 किलोग्राम हो लेकिन उससे ज्यादा कम नहीं देना। ये पॉसिबल कैसे हो पाया, एक मेजरमेंट की वजह से। अगर यही मेजरमेंट नहीं होता तो हम कैसे समझ पाते कि हमें ज्यादा सेब मिल रहा है या कम सेब मिल रहा है, और वो कैसे समझ पाता कि वो ज्यादा दे रहा है या कम दे रहा है। इसीलिए मेजरमेंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे बात करें तो वो है हमारी यूनिट। अगर यूनिट की बात करूं तो व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या होती है, और यूनिट से रिलेटेड चीजों को अगर मैं बात करूं, यूनिट क्या है, अ यूनिट इज अ मेजर डिवाइस और ए स्केल इन टर्म्स ऑफ विच वी मेक फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं वो हम लोग यूनिट के फॉर्म में ही करते हैं। अगर यूनिट ही नहीं होती तो फिजिकल मेजरमेंट, मान लीजिए ये पेन, अब ये पेन की साइज कितनी है, इसका लेंथ कितना है, कितने इंच की है, ये कैसे पता चलेगा, यही क्या है, यूनिट है। क्या है, यूनिट है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की जिसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। जैसे स्पीड के लिए है मीटर पर सेकंड है, टाइम के लिए है अलग है, सेकंड है, आवर है, मिनट है, डिस्टेंस के लिए है अलग है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, इंचेस है, अलग अलग। तो हर एक चीज के लिए क्या है, अलग अलग यूनिट डिसाइड है। और उसी यूनिट के हिसाब से हम लोग, जैसे मान लीजिए आप फल लेने गए तो उसमें क्या था, ग्राम के हिसाब से या किलोग्राम के हिसाब से। तो वैसे ही अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग एक यूनिट बनाई गई और उस यूनिट के हिसाब से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। आगे अगर बात करूं, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, छोटा सा फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट। एग्जांपल देखेंगे समझ में आ जाएगा। इफ अ रॉड इज 5 मीटर लॉन्ग, मान लीजिए कोई रॉड है जो कि मान लीजिए ये पेन है, कितनी है, 5 मीटर लॉन्ग है। द न्यूमेरिकल वैल्यू इज 5, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, यहाँ पे 5 रखेंगे। एंड द यूनिट इज मीटर, एंड यूनिट किसमें है, मीटर में, क्योंकि देखिए कोई भी डिस्टेंस है तो इसमें किस में रहेगा, मीटर में रहेगा। किसमें रहेगा, मीटर में। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए ये कितना हो गई, 5 मीटर हो गई, तो इसको मैंने मान लिया कितना, 5, ठीक है। और यूनिट कितनी थी इसकी, मीटर की थी, कितनी थी, मीटर की थी। अब मुझसे अगर कोई पूछे कि सर ये रॉड की फिजिकल बता दीजिए, तो मैं कितना बताऊंगा, 5 इंटू एम, मतलब कि 5 एम, मतलब कि 5 मीटर, कितना हो गई, 5 मीटर। ये हो गई इसकी फिजिकल क्वांटिटी। तो जब भी मुझे फिजिकल क्वांटिटी बताना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी वो मल्टीप्लाई उसके यूनिट से। जैसे इस केस में यूनिट क्या थी, मीटर थी, यूनिट क्या है, मीटर है, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 यहां रखे, यूनिट में m रखे, 5 इंटू एम आ गया 5m। तो अगर इसकी बात करूं तो द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज 5 मीटर, कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। तो जब भी आपको फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू बतानी है तो आप सिंपल से क्या करेंगे, जो भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है इनटू यूनिट। यहाँ इस केस में यूनिट क्या थी, मीटर थी, तो मीटर मैंने रख दिया, और न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी, 5 थी, तो 5 इंटू एम कर दिया, तो कितना आ गया, 5 मीटर आ गया। तो इस केस में हमें पता चल गया कितना, कि फिजिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, 5 इंटू यूनिट, 5 इंटू एम, 5 मीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। आगे अगर बात करूंगा जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। अब देखिए यूनिट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर दे रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होने बहुत जरूरी है यूनिट के लिए। यूनिट का मतलब ये नहीं कि मैं कोई भी कपड़ा ले आऊं और कह दूं बस इतना हो गया, आज से 1 फुट, अब यही 1 फुट माना जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई मान लीजिए लेके आया 2 फुट का कपड़ा और कहते बस इतना हो गया, बाद से यही मेजरमेंट हम लोग मानेंगे, यही हमारी क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो यूनिट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बहुत जरूरी हैं, जिसमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक है रेलेवेंट। क्या है, रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब क्या है कि जो भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी यूनिट यूज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वो हमारे काम की होनी चाहिए। अब अगर मैं आपसे कहूं
आप गए रेस में भागे और मैं कहूं कितना किलोग्राम आप दौड़े, कितना किलोग्राम आप दौड़े, क्या इसका कोई मतलब है, कोई वैल्यू है इसकी, कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि जब भी हम लोग यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो वो हमारे सामने क्या होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट का मतलब वो इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बिना उसके इंपॉर्टेंस के कोई काम नहीं बनेगा। मतलब अगर कोई चीज दिया है तो उस हिसाब से ही हम क्या करें, उसको मेजर करें। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी याद रखना है कि जो भी हमारा यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक वो एक्सेप्टेबल हो, क्या हो, एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब है कि जो मैं मान रहा हूं किसी चीज को यूनिट, वही दूसरा भी माने, वही तीसरा भी माने, वही चौथा भी माने, तभी तो हम आपस में कंपेयर कर पाएंगे। अगर मान लीजिए मैं किसी डिस्टेंस को जो है कि किलोग्राम में नापता हूं कि मेरे लिए डिस्टेंस क्या है, किलोग्राम है, और दूसरा जो है वो किलोमीटर में नाप रहा है, तो अब मेरे और उसके बीच में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि हम लोग यूनिट में कंपेयर नहीं हुआ। तो सबसे जरूरी ये है कि यूनिट क्या हो, एक्सेप्टेबल हो, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा रेलेवेंट हो, रेलेवेंट का मतलब क्या हो, इंपॉर्टेंट हो। वही इंपॉर्टेंट मतलब जो सब लोग क्या कर पाए, एक्सेप्ट कर पाए, सब लोग उसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये यूनिट सही है। दूसरा अगर बात करूं कन्वीनियंट हो, कन्वीनियंट का मतलब कि आपके हिसाब से। अब सोचिए मैं कोई ऐसा यूनिट बना दूं, इतना डिफिकल्ट बना दूं उसको कि आप पढ़ रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़ते जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो उसका कोई मतलब है। क्योंकि देखिए एट द एंड जो भी बनाया गया है यूनिट हो, मेजरमेंट हो, वो किसके लिए बनाया गया है, आपके लिए, मेरे लिए। अगर हमें और आपको ही समझ में नहीं आएगा वो, तो उसका कोई सेंस है, कोई सेंस नहीं। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि जब भी यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक आएंगे वो हमेशा कन्वीनियंट होने चाहिए। कन्वीनियंट का मतलब ये कि वो मुझे भी आसान वर्ड में समझ में आ जाए, आपको भी आसान वर्ड में समझ में आ जाए, क्योंकि एट द एंड मेजरमेंट और यूनिट है किसके लिए, हमारे और आपके लिए। अब बताइए मैं अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज कोई बना दूं जिसके लिए आपको समझ में ना आए, या कोई नॉर्मल आदमी है या कोई नॉर्मल लेमैन है उसको समझ में ना आए, वो अरे ये कैसा किलोग्राम है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ये कैसी यूनिट है, उसको समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे कि यूनिट को हमने बड़ा सिंपल रखा है, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, ऐसे। क्यों ऐसा इतना सिंपल रखा गया, इसीलिए सिंपल रखा गया है कि वो आपको और हम जैसे नॉर्मल लोगों को आराम से समझ में आ जाए और उसमें कोई भी परेशानी ना हो। ये पहला रीजन हो गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि हमेशा याद रखना है कि यूनिट का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट मतलब कि जो मुझे भी समझ में आ जाए और आपको भी समझ, एट द एंड किसके लिए है, आपके और मेरे लिए। अगर तीसरा बात करूं तो वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब कि अब मैं बोल दूं किलोग्राम या किलोमीटर, तो अब आप जब भी देखेंगे कि किलोग्राम की जब मैं बात कर रहा हूं तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, अगर आपको नहीं भी पता है तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा 1 किलोग्राम बराबर कितना हो गया, 1000 ग्राम। तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो गया। ये क्यों क्लिक हो गया, कभी आपने सोचा? अगर मैं कहूं कि मान लीजिए 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर कहते ही आपके दिमाग में तुरंत क्या आ गया, 1000 मीटर। ये कैसे क्लिक हो गया? क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइंड वैल्यूज है। वेल डिफाइंड वैल्यूज का मतलब होता है कि वो वैल्यूज जो डिफाइंड है और जो उतनी ही चेंज होने वाली नहीं। अब मैं कहूं कि नहीं सर 1 किलोग्राम में ना आप 1 कीजिए मत करिए, आप 1 किलोग्राम में 900 ग्राम कर दीजिए। कितना कर दीजिए, 900 ग्राम। तो क्या ये एक्सेप्टेबल है, ये वेल डिफाइंड है? ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि आपने अपने हिसाब से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इसीलिए यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो भी यूनिट हो वो कैसी हो, वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन का मतलब हो कि वो फिक्स हो और वो डिफाइन की गई हो। डिफाइन की गई हो का मतलब कि मान लो मुझे 1 केजी, अब मुझे मान लो आधा केजी लेना है, मैं 1 केजी क्या करूंगा, फल में 1 केजी बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना मेरे पास पैसा नहीं है, बजट नहीं है, मुझे चाहिए आधा केजी। अब अगर ये ग्राम नहीं होता तो आधा केजी कैसे पता चलता? तो अब मुझे पता है क्योंकि ये 1 केजी कितना है, 1000 ग्राम है, तो अब मुझे पता है कि अगर मुझे आधा केजी लेना है या हाफ केजी लेना है तो हाफ केजी के लिए मैं कितना यूज करूंगा, 500 ग्राम की। अगर मुझे 500 ग्राम मिल जा रहा है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो कितना हो गया, हाफ केजी हो गया। और ये कैसे पता चला? ये इसलिए पता चला क्योंकि ये क्या है, वेल डिफाइन है। और अगर यही वेल डिफाइन नहीं होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि मैं बता पाऊं। इसीलिए आपको इसमें 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। 3 यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा याद रखेंगे। पहला कि जो भी हो वो रेलेवेंट हो। रेलेवेंट होने का मतलब कि इंपॉर्टेंट हो, जरूरी हो। दूसरा जो याद रखेंगे वो कन्वीनियंट हो। कन्वीनियंट होने का मतलब कि आप और मुझे आम लोगों को आराम से समझ में आ जाए, कोई डिफिकल्टी ना हो, ऐसा ना कॉम्प्लेक्स हो मैथ के कैलकुलेशन के जैसे कि आप उसी में फंसे हैं, कैलकुलेट किए जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकाले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। और तीसरा वेल डिफाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मतलब कि एक हमने यूनिट फिक्स कर दिया, अब वही यूनिट है और वो आप अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते हैं कि मैं कह दूं कल को कि 1 केजी में 900 ग्राम होगा, कौन कह दिया 1 केजी में 1000 ग्राम होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या हो, वेल डिफाइन हो। इन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी बात करेंगे यूनिट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कौन कौन सा, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं RCW।
डब्ल्यू। RCW का मतलब क्या हो गया? R से रेलेवेंट, C से कन्वीनियंट और W से वेल डिफाइंड। तो जब भी वो पूछेंगे कि सर कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए यूनिट के, आपको याद रखना है RCW, रेलेवेंट, कन्वीनियंट और वेल डिफाइंड। और एक एक एग्जांपल जो मैं बताया हूं आप तीनों का दे सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करूं तो अब आता है हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स मेक मेजरमेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो, मान लीजिए आज के समय में तो मुझे पता है किलोग्राम है, मीटर है, मिलीलीटर है, सेंटीमीटर है, ये है वो मैं बता दे रहा हूं। हमारे जो एंसेस्टर थे, जो हमारे पुराने जमाने में पूर्वज लोग होते थे, वो कैसे बताया करते थे, वो कैसे मेजरमेंट करते थे। कभी सोचिए कि आज मेरे पास किलोमीटर है, मीटर है, मैं बता देता हूं। पहले तो नहीं होता था, ये सब तो अभी आए हैं। अगर उनको मेजरमेंट करना होता था या कोई चीज बतानी होती थी तो वो कैसे करते थे? तो यूज करते थे अपने हैंड का। किसका यूज करते थे? अपने हैंड का। जैसे इतनी साइज हो गई तो वो इस हिसाब से मेजर कर ले कि हाँ इतनी कोई साइज हो गई तो इतनी बड़ी हो गई। थंब के हिसाब से कर ले कि थंब की अगर इतनी साइज है तो इतनी साइज की हो गई। क्योंकि भाई देखिए वो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं, उन लोग को भी देना है, उन लोग में भी बार्टर सिस्टम चल रहा है, चीजें एक्सचेंज करनी। जब तक साइज पता नहीं रहेगा कैसे चीजें एक्सचेंज करेंगे? तो उन समय में जो वो लोग यूज करते थे वो किसका यूज करते थे? अपने हैंड स्पैन, फर्स्ट फिंगर का, थंब का और ऐसे हैंड गेस्चर का, कि अगर यहां से यहां तक का है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होना चाहिए। यहां से यहां तक का पूरा हाथ स्ट्रेच करिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए डिस्टेंस। नहीं है तो थंब देख लिए, थंब होना चाहिए। फर्स्ट फिंगर देख लिए, फर्स्ट फिंगर का डिस्टेंस देख लिए। तो वो लोग बेसिकली जो यूज करते थे वो अपने बॉडी पार्ट या हैंड का यूज करते थे मेजरमेंट के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी हमारे एंसेस्टर्स थे उनको अगर मेजरमेंट के लिए कहा जाता था कि आप कैसे मेजरमेंट करते थे, तो यूज करते थे अपने हैंड का, हैंड गेस्चर्स का, जिसमें फर्स्ट फिंगर आ जाता था, थंब आ जाता था और हैंड स्पैन, मतलब कि आप जब अपना पूरा हाथ ऐसे करेंगे तो ये जो साइज होती है उसको क्या बोलते हैं? हैंड स्पैन आ गया। फिर ये एक साइज हो गई। तो ऐसे ही वो लोग जो मेजर करते थे वो ऐसे करते थे। फिर अगर बात करूं हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स मेक मेजरमेंट, सम ऑफ दिस वर डिजिट, जो भी समझाया हूं वही लिखा हुआ है पीपीटी में, आप पढ़ सकते हैं। सम ऑफ दिस वर डिजिट द विड्थ ऑफ अ सिंगल फिंगर, फुट the length of the foot, cubit, length of an arm, hand span, the distance between the tip, the thumb and the tip of the little finger। मतलब वही कि थंब से लेके लिटिल फिंगर के बीच में आपने क्या डिस्टेंस को मेजर कर लिया। और हैंड इज फुल्ली स्ट्रेच आउट, जब आपने फुल्ली स्ट्रेच आउट किया तो ये जो थंब है और ये लिटिल फिंगर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस हो गया, ये ऐसे हमने डिस्टेंस कवर कर लिया। हमने फर्स्ट फिंगर से डिस्टेंस कवर कर लिया, हमने थंब से डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ऐसे ही वो लोग जो यूज किया करते थे। फिर अगर बात करूं, एक वर्ड है बता दे रहा हूं, कभी पूछ ले फेटम, कि फेटम क्या होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि फेटम क्या है, या फेटम को डिफाइन करिए, ये होता क्या है। तो ये कुछ नहीं है, आप देख रहे हैं कि कोई भी इंसान जब अपने हैंड को, दोनों हैंड को स्ट्रेच करता है, दोनों हैंड को क्या करता है? स्ट्रेच करता है, मतलब फुल्ली उसको स्ट्रेच करता है। तो एक हाथ यहाँ पे और एक हाथ कहाँ पे है? यहाँ पे। इन्हीं दोनों डिस्टेंस से जितना वो कवर कर रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या? फेटम। तो फेटम और कुछ नहीं है, कोई भी जब आप डिस्टेंस मान लीजिए हैंड स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जो फुल्ली आपका हैंड स्ट्रेच हुआ, एक एंड पॉइंट यहाँ पे और दूसरा एंड पॉइंट यहाँ पे, इसके बीच का जो डिस्टेंस आपने पूरा कवर किया इतना, आप देखिए एक हाथ इसका यहाँ तक आया तो यहाँ पे, और एक हाथ इसका यहाँ तक आया यहाँ पे। तो यहाँ और यहाँ का जो ये डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं फेटम। क्या बोल रहे हैं? फेटम। अगर सिंपल वर्ड में एक बार स्लाइड पढ़ दूं तो देखिए, द फेटम इज द मेजर फ्रॉम फिंगर टिप टू फिंगर टिप। फिंगर टिप यहां से, एक फिंगर टिप से यहां से, ठीक है। फिर से देखिए एक बार, देखिए एक फिंगर टिप यहां से और एक फिंगर टिप यहां से। व्हेन योर आर्म्स आर स्ट्रेच, जब आर्म्स आपने क्या कर दिया? स्ट्रेच कर दिया है। साइड अवे as far as they will go, you sometimes see a rope or a fabric measure in this way। और आप देखे होंगे कभी कभी अगर आप जाएंगे, ज्यादातर वायर में यूज होता है कि आप वायर लेने जाएंगे तो हाथ से वायर नापेंगे ऐसे, और फिर ऐसे एक एक मीटर नाप के, ऐसे ऐसे नाप के आपको काट के वो वायर दे देते हैं। तो यूज होता है, कभी कभार हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि फेटम क्या होता है कि जब भी हम अपने हैंड को स्ट्रेच कर लें, फुल्ली स्ट्रेच कर लें, और एक फिंगर पॉइंट से दूसरे फिंगर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं? फेटम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जान लीजिए। फिर अगर मैं बात करूं अगले स्लाइड की, तो हमने फेटम पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं नीड फॉर स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत क्यों है और इसकी शुरुआत कहां से हुई, क्या हुआ? तो मैंने बताया। अब मान लीजिए मैंने कहा कि सर आप ऐसा करिए कि आप हाथ स्ट्रेच कर रहे हैं और उतना जितना आप डिस्टेंस कवर कर पा रहे हैं उतनी दूर की मुझे रस्सी आप दे दीजिए, उतनी दूर की रस्सी मुझे आप दे दीजिए। अब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा चला गया शॉप पे वायर लेने,
अब दुकानदार क्या करे, अपने हाथ का मेजरमेंट न करके स्ट्रेच करके, क्योंकि हमें पता है फैटम क्या है, स्ट्रेच करिए जितना डिस्टेंस आएगा उतना वायर आप दे दीजिए। वो क्या करे, छोटे बच्चे से कहे कि बाबू तुम अपना हाथ ऐसे करो, स्ट्रेच करो, और मैं तुम्हारे साइज का वायर जो है वो काट के, तुम्हारे नाप का काट के तुम्हें दे दे रहा हूं। तो आपको लगता है कि ये मेजरमेंट का तरीका सही है? देखिए हुआ तो फैटम ही, नापा तो फैटम से ही, लेकिन क्या अगर जो शॉपकीपर था वो अपने हाथ से स्ट्रेच करके नापता वायर और जो छोटा बच्चा उसके हाथ से स्ट्रेच करके नापा वायर, तो इन दोनों में डिफरेंस नहीं है? बहुत डिफरेंस है। अगर वो नापता तो वायर की साइज बड़ी होती, अगर बच्चे से नपवा दिया तो वायर की साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। इसीलिए हमें यूनिट का जरूरत बहुत ज्यादा है कि एक यूनिट हो, स्टैंडर्ड यूनिट हो। कैसी यूनिट हो? स्टैंडर्ड यूनिट हो, जो कहे कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, एक स्टैंडर्ड यूनिट है, उसी यूनिट पे आपको काम करना है। आप अपने मन से ये नहीं कि फैटम है तो स्ट्रेच है हाथ का तो उसी हाथ के स्ट्रेच से किसी भी साइज और किसी भी बच्चे के हाथ के स्ट्रेच कर दे पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो स्टैंडर्ड यूनिट का कॉन्सेप्ट कहां से आया ये आप समझिए। ये कॉन्सेप्ट आया इजिप्ट से। एक बार स्लाइड पढ़ दे रहा हूं फिर समझाता हूं कि द प्रॉब्लम ऑफ मेजरिंग लेंथ एक्यूरेटली द फर्स्ट सॉल्व बाय द इजिप्शियन हैज फार बैक हैज इन 3000 BC में लेके आए थे। इट वाज डन बाय डिफाइनिंग द स्टैंडर्ड यूनिट। उन्होंने एक स्टैंडर्ड क्यूबिट लिया है। क्या लेके आए? एक क्यूबिट। उन्होंने इसको स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। स्टैंडर्ड फिक्स होने का मतलब है कि अब कोई भी चीज नापी जाएगी तो किस पे नापी जाएगी? क्यूबिट पे। किस पे? क्यूबिट पे। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन लेके आए? इजिप्शियन लोग लेके आए। आगे देखिए, इट वाज डिफाइंड टू बी इक्वल to the distance between the elbow and the tip of the middle finger on the pharaoh ruling Egypt at that time। उस समय इजिप्ट के जो राजा थे, इजिप्ट के जो किंग थे, वो कहे कि देखिए मेरे एल्बो से मेरे मिडिल फिंगर तक, यहां तक ये जितना डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे क्यूबिट। क्या मान लेंगे? क्यूबिट। और वही पूरे इजिप्ट में क्या होगा? अप्लाई होगा। हर क्यूबिट में वही क्यूबिट। अब बता दिए कि देखिए मेरा एल्बो से लेके मेरे मिडिल फिंगर तक इतनी डिस्टेंस है। मान लीजिए 5 मीटर की डिस्टेंस है। एग्जांपल बता रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल के लिए समझ लीजिए। इतना डिस्टेंस है। अब इतने ही डिस्टेंस से क्या करेंगे? हर एक चीज को वो कट करेंगे और उसको नापेंगे। अगर किसी को कुछ चाहिए तो इतना ही मीटर रहेगा, अगर कोई चीज चाहिए तो इतना ही मीटर रहेगा, कहीं भागना है, कोई डिस्टेंस कवर करना है तो इतना ही मीटर रहेगा। और इसको इन्होंने नाम दिया क्यूबिट। क्या नाम दिया? क्यूबिट। और इसी क्यूबिट को, क्योंकि अब ये क्यूबिट क्या हो गया? पूरे इजिप्ट में फिक्स हो गया। ये क्यूबिट पूरे इजिप्ट में फिक्स हो गया कि अब इसी साइज के हम लोग नापेंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको स्टैंडर्ड क्यूबिट। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड क्यूबिट। तो पहली बार जो ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट आया वो इसी समय में आया। इजिप्शियन किंग जो लेके आया, और क्या लेके आया कि एल्बो से लेके मिडिल फिंगर तक जो ये डिस्टेंस होगी कवर, यही क्या है? क्यूबिट है। क्या है? क्यूबिट है। मेजरिंग स्टिक ऑफ लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑफ द स्टैंडर्ड क्यूबिट वर मेड। अब उसी से, अब मान लीजिए मैंने बता दिया कि सर एल्बो से लेके मिडिल फिंगर तक इतना डिस्टेंस, इसी नाप का आप स्टिक काट लीजिए। अब आप इसी नाप का स्टिक काट लिए। अब इसी नाप का आप स्टिक काट लिए और अब आप जो भी मेजरमेंट करेंगे किसी भी चीज का, इसी स्टिक से करेंगे, क्योंकि ये स्टिक क्या है? जो वहां का इजिप्ट का जो रूलर है, जो राजा है, उसके एल्बो से लेके फिंगर टिप तक है। फिर अगर मैं बात करूं अगले स्लाइड के बारे में, तो हम लोग बात करेंगे इंडियन मेजरमेंट सिस्टम। अब ये तो बात होगी कहाँ की? ये बात हो गई इजिप्ट की। अब अगर मैं इंडियन मेजरमेंट की सिस्टम की बात करूं कि इंडिया में कैसे एंशिएंट समय, पुराने समय में इंडिया के लोग जो थे वो कैसे मेजरमेंट करते थे। अब उनका मेजरमेंट का स्टाइल थोड़ा अलग था, क्योंकि हम लोग थोड़ा मैथोलॉजी वाले, थोड़ा नेचर लविंग लोग हैं, नेचर में हम लोग ज्यादा बिलीव करते हैं। तो उनका तरीका भी मेजरमेंट करने का कैसा था? नेचुरल था। कैसे? मान लीजिए एक पेड़ है, क्या लगा दिए? एक पेड़ लगा दिए। यहाँ पे क्या हो गया? एक पेड़ लगा है, ठीक है। यहाँ पे है सन की रोशनी। क्या है? सन की रोशनी है। अब जैसे जैसे सूरज सनराइज होगा या सनसेट होगा, यहाँ पे पेड़ की परछाई बनेगी। यहाँ पे क्या बनेगी? पेड़ की परछाई बनेगी। और उसी पेड़ की परछाई के हिसाब से वो बताएंगे कि कितना बज रहा है, कितना बज रहा है। तो ये सोचिए कि डिस्टेंस बता पाना, समय बता पाना, टाइम बता पाना कैसे? सिर्फ पेड़ की परछाई देख के, शैडो देख के, यहाँ पे जो शैडो बन रही है उस शैडो को देख के बता देना कि अभी क्या टाइम हो रहा है, अभी क्या टाइम हो रहा है। तो एंशिएंट समय में जो इनका मेजरमेंट करने का तरीका था, जो टाइम को मेजरमेंट करने का तरीका था, वो था शैडो के थ्रू, कि सोलर का, सन का ये यूज करते थे। सन है, पेड़ है, देखेंगे सूरज की रोशनी पड़ रही है, पेड़ की परछाई पड़ रही है, शैडो पड़ रही है, और उस शैडो के हिसाब से, क्योंकि देखिए सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है। अब जैसे सनराइज सनसेट होगा, यहाँ पे शैडो में चेंज मिलेगा, और उस शैडो में चेंज के हिसाब से ये समय बता देते थे कि अभी कितना पहर हो रहा है, 2 पहर है, 4 पहर है, ऐसे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि देखिए एक लगा दिए स्टिक टाइप का, और यहाँ पे पहर बना दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके पूरा बना दिए। अब जैसे जैसे सूरज की रोशनी यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे देखिए शैडो आपको
दिख रहा है। अब ये शैडो से इनको पता चल गया कि अभी क्या टाइम हो रहा है, ये टाइम हो रहा है। अब सूरज और इधर जाएगा, शैडो यहाँ बनेगी तो पता चल जाएगा ये टाइम हो रहा है, और शैडो उधर जाएगा, शैडो यहाँ बनेगी तो पता चल जाएगा कि ये टाइम हो रहा है। तो उस समय में जो एंशिएंट समय में जो ये लोग टाइम का यूज करते थे, जो टाइम में पता लगाते थे, वो कैसे पता लगाते थे? शैडो के थ्रू, कि कोई चीज है उसका शैडो कितना बन रहा है, किस पे बन रहा है, उस हिसाब से वो लोग टाइम को मेजर करते थे। अगर बात करूं आगे, फिर हम लोग पहुंचते हैं मॉडर्न पीरियड में, कि मॉडर्न पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कैसे बताया गया कि कैसे डिस्टेंस होगा और कैसे कवर होगा। अब हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेजरमेंट किया जाता था। क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग एंशिएंट समय में देख लिए कि हाँ उस समय शैडो के थ्रू बता देते थे, फिर हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग मेडीवल पीरियड में बात करेंगे, फिर हम लोग ब्रिटिश पीरियड तक बात करेंगे। अगर बात करूं चंद्रगुप्त पीरियड के समय में, तो इसमें परमाणुस होते थे। परमाणु सबसे छोटी यूनिट है। आपको क्या याद रखना है कि परमाणुस क्या है? सबसे छोटी यूनिट। तो अगर कभी पूछ ले कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो आपको याद रखना है परमाणु जो है वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। परमाणु जो है वो क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसी से चीजें क्या हो रही हैं? शुरू हो रही है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। कब? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अच्छा, इसका हमें सोर्स कहां से मिलता है? ये जो मेजरमेंट में लगाया हूं, इसका सोर्स हमें मिलता है कहां से? कौटिल्य की एक किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र की किताब से हमें ये सोर्स देखने को मिलता है कि उन्होंने अलग अलग मेजरमेंट के लिए अलग अलग कहा। अब सबसे छोटी यूनिट क्या है? परमाणुस है। तो 8 परमाणुस मिला के क्या होता है? एक राजकण होता है। डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द व्हील ऑफ अ चैरियट। जो भी आप पहिया देखते होंगे, व्हील देखते होंगे, चैरियट जो होता है, रथ चैरियट मतलब रथ का जो भी पहिया होता है उसके डस्ट पार्टिकल से। तो एक डस्ट पार्टिकल मिला के अगर वो एक बार मिलेगा तो क्या हो जाएंगे? 8 परमाणुस हो जाएंगे। फिर 8 रजकांश मिलके एक लिक्सा हो जाएगा, एग ऑफ लाइस बोलते हैं। 8 लिक्सास मिलके युगमध्य हो जाएगा, युगमध्या से अंगुल मतलब वही उंगली जो हम लोग नापते हैं। सोचिए अब यहाँ पे अंगुल आ रहा है, सोचिए यहाँ पे अंगुल आ रहा है तो हम कितने छोटे मेजरमेंट तक चले गए। और ये जो छोटे मेजरमेंट तक गए वो क्या थे? डस्ट पार्टिकल्स थे, डस्ट पार्टिकल के मेजरमेंट तक। और फिर आता है अंगुल्स के बाद आएगा धनुर्मुष्टि। तो ऐसे चंद्रगुप्त के समय में हमने क्या किया? अलग अलग चीजों को मेजरमेंट करना शुरू किया, और इसकी हमें कहानी मिलती है कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र में। अगर बात करूं इसके आगे कि अब मेडीवल पीरियड में कैसे हुआ, तो मेडीवल पीरियड में अगर बात करूं तो अकबर के समय में एक बहुत ही फेमस जो थे, एक राइटर थे जिनका नाम था अबुल फजल ने बहुत किताब लिखी है अकबर के ऊपर, और अकबरी के ऊपर उनकी एक किताब है जो बहुत फेमस है, इसका नाम है आईने अकबरी। इस आईने अकबरी में हमें मिलता है कि अकबर के समय में जो मेजरमेंट शुरू किया गया वो शुरू किया गया गज के थ्रू। किसके थ्रू सर? गज के थ्रू शुरू किया गया। तो आपको याद रखना है कि एक बार पढ़ देता हूं, स्लाइड देख लीजिए। हेडिंग क्या है? इंडियन मेजरमेंट सिस्टम इन द मेडीवल पीरियड। मेडीवल पीरियड में कैसे हम लोग मेजरमेंट करते थे। हैज डिस्क्राइब्ड इन द आईने अकबरी बाय अबुल फजल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल एम्परर अकबर। द गज, याद रखना है पॉइंट क्या? गज वॉज यूज्ड एज द यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ को मेजर करने के लिए यहां से यहां तक अगर मुझे डिस्टेंस बताना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते थे? गज यूज करते थे। और ये गज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कहीं भी अगर मान लीजिए उनको किसी को लैंड ग्रांट करना है या किसी को जमीन देना है, गिफ्ट देना है, कुछ भी देना है, तो कैसे देंगे? तो वो लेंथ के लिए यूज करते थे क्या? गज। तो कभी अगर पूछ ले कि क्या यूज करते थे अकबर के समय में मेडीवल पीरियड में लेंथ को मेजर करने के लिए, तो क्या याद रखना है? गज यूज करते थे। फिर आगे देखिए, ईच गज वॉज डिवाइडेड 24 इक्वल पार्ट्स। 24 इक्वल पार्ट्स का मतलब मान लीजिए कि एक गज है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या है? एक गज है, और मैंने इस गज को 24 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक इक्वल पार्ट्स को बोलते थे तजूज। क्या बोलते थे? तजूज। 24 इक्वल पार्ट्स में एक गज मैंने माना, उस एक गज को मैंने 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उस 24 इक्वल पार्ट्स का जो एक हिस्सा होता था उसको बोलते थे तजूज। क्या बोलते थे? तजूज। तो याद रखना है कि अकबर के समय में जो मेजरमेंट हुआ, लेंथ का मेजरमेंट हुआ गज के थ्रू, उस गज को हमने 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और हर एक इक्वल पार्ट को हमने नाम दे दिया तजूज। क्या नाम दे दिया? तजूज। फिर देखिए, दिस सिस्टम वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू मेजर लैंड पीसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, हाउसेज, वेल्स, गार्डन्स एंड रोड। ये हमेशा बहुत यूज किया गया अकबर के समय में। कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन करना है, लैंड है, गार्डन है, बिल्डिंग बनानी है, घर बनाना है, महल बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? गज का। और गज बता दिया हूं कि एक गज को 24 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और हर एक इक्वल पार्ट्स को क्या बोलते थे? तजूज बोलते थे। तो आपको याद रखना है ये सिस्टम कहां पे चल रहा था? मेडीवल
पीरियड में। फिर बात करते हैं, आगे आते हैं हम लोग ब्रिटिश पीरियड में। अगर बात करूं ब्रिटिश पीरियड में, तो ब्रिटिश पीरियड के समय में साइंस टेक्नोलॉजी अच्छी डेवलप हो गई थी और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो वो अपने यहाँ पे सिस्टम यूज कर रहे हैं मेजरमेंट का, वही मेजरमेंट का सिस्टम वो हमारे यहाँ भी भारत में भी यूज करें। तो वो क्या कहते हैं हम कि ड्यूरिंग दिस पीरियड The inches, foot and yards were used to measure the length। अब लेंथ के लिए क्या क्या यूज किया जा रहा है, याद रखिए लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं इंचेस, फुट और यार्ड। उस समय ब्रिटिशर्स के पास आ गया था, जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो वो भी अपना जो भी मेजरमेंट टेक्निक रहेगा वो इंडिया में ले आके इंट्रोड्यूस करेंगे कि देखिए हमारे यहाँ ऐसे होता है तो आपके यहाँ भी ऐसे होगा। तो वो क्या लेके आए, लेंथ के लिए लेके आए इंच, फुट, यार्ड। तीन चीज याद रखना है, इंच, फुट और यार्ड। ये किसके लिए है, लेंथ को मेजर करने के लिए। वेयर एज ग्रेन, आउंस, पाउंड्स एक्सेट्रास वर यूज टू मेजर मास। मास के लिए यूज करते थे ग्रेन, आउंस या पाउंड्स। कितने पाउंड, आप अभी भी पाउंड्स का नाम सुनते होंगे जब आप केक लेने जाते होंगे। केक लेने जब भी आप जाते होंगे तो केक वाला पूछता होगा, आप बताते होंगे 1 पाउंड का केक चाहिए, 2 पाउंड का केक चाहिए। तो पाउंड क्यों यूज होता है, मास के लिए यूज होता है। तो मास के लिए आपको याद रखना है ग्रेन, आउंस और पाउंड, और लेंथ के लिए आपको याद रखना है इंच, फुट और यार्ड। कि अगर लेंथ के लिए बात करूं ब्रिटिशर्स पीरियड में लेंथ के लिए क्या यूज होता था, तो इंच, कितने इंच का है स्केल होता है, आप जानते हैं इंच में होता है। कितने यार्ड का है, यार्ड के लिए आपको बताया था, यार्ड आते ही दिमाग में तुरंत कहां पहुंच जाना है, क्रिकेट ग्राउंड पे वो जो पिच थी 22 यार्ड की। तो ये सब भी कब आया, ब्रिटिशर्स के समय में ही आया। और अगर बात करूं फुट की, तो फुट से भी हम लोग नापते हैं कि कितने फुट का है, ठीक है। फिर अगर बात करूं अगर मास के बारे में, मास समझ लीजिए वेट के बारे में, कैसे वेट होगा किसी चीज का, तो वो हम लोग नापेंगे किसके बारे में, ग्रेन से नाप लेंगे, ग्रेन मतलब अनाज से नाप लेंगे, या पाउंड से नाप लेंगे, या आउंस से नाप लेंगे। फिर अगर बात करूं लास्ट कंपैरिजन अगर मैं करूं कि ब्रिटिशर्स में क्या क्या कंपेयर हुआ, एक और है स्लाइड देख लीजिए। द एसेंशियल यूनिट ऑफ मास यूज इन इंडिया इंक्लूड। अच्छा, इंडिया में उस समय जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया में भी कुछ यूज किया जा रहा था। इंडिया में क्या यूज किया जा रहा था मास के लिए, वो देखिए इंडिया में मास के लिए यूज किया जाता था रट्टी, मस्सा, टोला, चतनक, सीर एंड मौंद। 4 नाम है, 4-5 नाम याद रखिए, रट्टी, मस्सा, टोला, चटनन, सीर और मौंद। डेप्थ में आपको नहीं जाना है कि ये चारों क्या होते हैं, एक चीज बता दे रहा हूं रट्टी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस मेजरमेंट की कितनी साइज की मैं बात कर रहा हूं। रट्टी इज अ रेड सीड, लाल कलर की क्या होती थी, सीड होती थी, रेड सीड है, और रेड सीड है और इसकी साइज कितनी है, अगर मैं उसकी बात करूं तो अगर बात करूं रेड सीड की, कि रेड सीड के हिसाब से उसको हम लोग बोलते थे रट्टी। क्या बोलते थे, रट्टी बोला जाता था। रट्टी इज अ रेड सीड हुज मास, जिसका मास कितना था, अप्रॉक्स 120 mg मिलीग्राम। तो रट्टी यूज किया जाता था उस समय में। रट्टी सबसे छोटी वैल्यू थी उस समय में जब ब्रिटिशर जो थे वो इंडिया में आए थे। और रट्टी क्या होता था, एक रेड सीड होती थी, सीड मतलब आपको पता है बीज, लाल कलर की एक बीज होती थी, जिसका मास हम लोग मान के चलते थे कितना, अप्रॉक्स 120 mg मतलब मिलीग्राम। इट वॉज वाइडली यूज बाय द गोल्डस्मिथ। इसको वाइडली कौन यूज करता था, सबसे ज्यादा कौन यूज करते थे, गोल्डस्मिथ यूज करते थे। एंड बाय द प्रैक्टिशनर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, और ये प्रैक्टिशनल मेडिसिन सिस्टम में भी यूज किया जाता था। तो आपको याद रखना है कि जब ब्रिटिशर्स भारत में आए तो भारत में क्या क्या यूज किया जा रहा था। भारत में जो यूज किया जा रहा था वो था मास के लिए कौन कौन सा सिस्टम, रट्टी, मस्सा, टोला, चतनक, सिर और मौंड। और इसमें अगर मैं रट्टी की सिर्फ बात करूं तो रट्टी क्या था, इज अ रेड सीड हुज मास इज अप्रॉक्स 120 mg। उसका मास कितना था, 120 mg मिलीग्राम। और ये ज्यादातर यूज कौन करते थे, ज्यादातर यूज करते थे गोल्डस्मिथ हो गए या प्रैक्टिशनर हो गए ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में ये लोग। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फिर हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन में कि रिलेशन बिटवीन द वेरियस यूनिट ऑफ मास यूज ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ब्रिटिश पीरियड में जो अलग अलग यूज किया जाता था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं आप क्या है, और 8 रट्टी है। रट्टी अभी आपको बता दिया, रट्टी क्या है, रेड सीड है, जिसका मास कितना होता है 120 mg, 120 mg। तो 120 mg वाले एक रट्टी की अगर मैं बात करूं कि सर एक रट्टी कितना होता है, तो क्या याद रखना है, एक रट्टी में जो रेड सीड की होती थी, क्या थी, रेड सीड थी, जिसका अप्रॉक्स हम लोग मान के चल रहे हैं कितना, 120 mg, 120 mg। तो इसको हम लोग मान के चल रहे हैं 120 mg की। 120 mg का क्या है, ये है 120 mg क्या है, एक रट्टी है जो कि है रेड सीड। तो उसी हिसाब से अगर ब्रिटिश पीरियड में कंपेयर किया जाए तो 8 रट्टी में एक मस्सा, 12 मस्सा में एक तोला, 5 तोला में एक चटनक, 16 चटनक में एक सिर, और 40 सिर में एक मौन, और एक मौन में 100 पाउंड्स, 100
पाउंड्स एग्जैक्ट। तो अब देखिए पाउंड्स तक हम लोग पहुंच गए। पाउंड्स किसका था? ब्रिटिशर्स का था। और शुरू हम लोग कहां से किए थे? इंडिया में उस समय सिस्टम चलता था कौन सा? रट्टी मस्सा ये सब वाला। तो वैसे हम कंपेयर कर लिए कि एक रट्टी में एक मस्सा, 12 मस्से में एक तोला, 5 तोले में एक चटना, 16 में इतना, 40 सिर में एक माउंड और एक माउंड में 100 पाउंड्स। 100 पाउंड्स। आज के लिए इतना ही। आज हम लोग बात किए हैं मेजरमेंट के बारे में कि मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट की जरूरत क्यों है, यूनिट क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट की शुरुआत कहाँ से हुई, फिर इंडिया में क्या क्या हुआ, इंडिया में एंशिएंट समय में कैसे लोग यूज करते थे, फिर मेडिवल पीरियड में कैसे यूज हुआ, फिर मॉडर्न पीरियड में कैसे यूज हुआ। तो आज हमने बात की है बेसिकली मेजरमेंट से रिलेटेड बेसिक चीज़ों के बारे में कि मेजरमेंट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और ये सब बारों में। हेलो एवरीवन, संस्कार दिस साइड, योर साइंस फैकल्टी। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस स्कॉलर। हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 10th NIOS में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेजरमेंट चैप्टर के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम के बारे में, जिसकी शुरुआत फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय 1790 से शुरू होती है। 1790s में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद सोचा जाता है कि क्यों ना हम एक ऐसा मेजरमेंट लेके आए जो स्टैंडर्ड सेट करे और जो पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में क्या किया जाए, उसको यूज किया जाए। तो सबसे पहले ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हुआ 1790s में मॉडर्न फ्रेंच में। तो आइए देखते हैं। द मॉडर्न मेजरमेंट सिस्टम इमीडिएटली आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1790s, the French scientists took lead in the establishment a new system of weight and measurement। मतलब 1970s के समय में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो एक नया वेट और मेजरमेंट के लिए एक टेक्निक लेके आते हैं। हम लोग बात करेंगे वो कौन सी टेक्निक है और क्या उससे रिलेटेड चीजें हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि अगर सबसे पहले बात करूं तो क्या है, आफ्टर डिटेल डिलिब्रेशन द साइंटिस्ट After detailed deliberation, the basic unit of length and mass were defined and their working standards were prepared। मतलब बहुत डिस्कशन किया गया, डिलिबरेट डिस्कशन हुआ। डिस्कशन करने के बाद एक वेट और मेजरमेंट डिसाइड किया गया। क्या था वो? The working standards for meter was prepared by the marking 2 lines a meter apart on a platinum iridium bar। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, इसमें ध्यान देना है प्लेटिनियम इरिडियम बार के बारे में कि उन्होंने क्या किया, एक प्लेटिनियम इरिडियम रॉड लिया और उस रॉड को डिसाइड कर लिया कि ये क्या है, मीटर के लिए है। मतलब अगर हमें डिस्टेंस बताना है, लेंथ बताना है, तो हम इस मीटर को ले लेंगे, उस रॉड को ले लेंगे और उसी रॉड से हम लोग इसको परमानेंट फिक्स कर देंगे। इसी रॉड से हम लोग मीटर को नापते हुए चलेंगे। उसका नाम क्या था? प्लेटिनियम इरिडियम बार। वो यूज किया किसके लिए? सबसे पहले मीटर के लिए, मतलब कि लेंथ बताने के लिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसी प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर ले लिया। क्या ले लिया? इसी का सिलेंडर ले लिया और वॉज कंस्ट्रक्टेड इक्वल टू द मास ऑफ 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर। 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर के बराबर था। 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर मतलब ये समझ लीजिए कि 1 लीटर पानी 1 लीटर वाटर के बराबर। तो 1 लीटर वाटर की जितना मास होगा उसी मास पे इन्होंने क्या किया, 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ वाटर लिया और उसको इसके इक्वल मान लिया कि वो किसके इक्वल है, प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर के, और कहा कि इसी को हम लोग अब स्टैंडर्ड मास मान लेंगे। तो दो चीजें उन्होंने डिसाइड कर ली, एक लेंथ के लिए स्टैंडर्ड मीटर जो कि प्लेटिनियम इरिडियम बार का था, रॉड का था, और दूसरा उसी से रिलेटेड उसी का था प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर जो क्या करेगा, 1 डेसीमीटर ऑफ क्यूबिक वाटर होगा उसमें और वो यूज करेंगे मास के लिए। आगे अगर बात करो प्लेटिनियम इरिडियम कैसा होता है तो आप देख सकते हैं इमेज में आपको दिखाई देगा कि कैसा होता है, ऐसा। इसी में इन्होंने क्या किया, इसको यूज किया 1 डेसीमीटर ऑफ क्यूबिक वाटर के मास के लिए कि 1 लीटर जितना पानी आता है उसमें जो भी उसका मास है उसको हम स्टैंडर्ड मास मान लेंगे कि सर ये इसका क्या है, मास है, और यही मास पूरे फ्रेंच में या पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो लेंथ के लिए और वेट के लिए, मास के लिए दो चीजें आ गई। कौन सा, प्लेटिनियम इरिडियम रॉड आ गई। पहली बात मीटर के लिए, लेंथ के लिए उसको मीटर डिसाइड कर लिया कि इतना मीटर है तो इतने ही मीटर हम उसको मान के चलेंगे, और दूसरा वही सब्सटेंस का प्लेटिनियम इरिडियम सिलेंडर उन्होंने ले लिया ऐसा कुछ, और इसी के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि इसी में जितना भी वाटर आएगा वो 1 क्यूबिक वाटर रहेगा और उसका जो मास होगा उसी को हम लोग स्टैंडर्ड मास मान के चलेंगे। हमारे लिए वही क्या होगा, स्टैंडर्ड मास होगा। फिर अगर आगे बात करूं, The two standards have been preserved at the International Bureau of Weight and Measures at Sèvres near Paris। तो पेरिस के पास एक इंटरनेशनल हेडक्वार्टर बनाया गया वेट एंड मेजरमेंट का, और वहां पे ये डिसाइड कर लिया गया कि अब ये दो जो स्टैंडर्ड है वो हमने फिक्स कर दिए हैं। दो कौन से स्टैंडर्ड, एक लेंथ के मीटर में और एक मास के।
कि लेंथ और मास के हमने फिक्स कर दिए हैं कहां पे, पेरिस में, फ्रांस में, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। दूसरा, एन इंटरनेशनल ट्रीटी, एक इंटरनेशनल ट्रीटी की गई। मीटर कन्वेंशन वाज साइन इन 1875 टू फॉलो द मेट्रिक सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए एक मीटर कन्वेंशन शुरू किया गया था 1875 में, जो ग्लोबली यूज किया जाता था ट्रेड और कॉमर्स के लिए मीटर कन्वेंशन के नाम से, ठीक है। अगर उसके बाद बात करूं, in the course of development of unit of a number of system were adopted, two system which were extremely used were CGS system और एक था MKS सिस्टम और CGS सिस्टम। अब CGS सिस्टम और MKS सिस्टम क्या है, यही ग्लोबली हम लोग आज के समय में जो ग्लोबली हम लोग सिस्टम यूज करते हैं मेजरमेंट में, ये यही दो सिस्टम है, एक है CGS और एक है MKS। द CGS सिस्टम वाज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, हैज द यूनिट फॉर लेंथ, मास एंड टाइम। मतलब कि लेंथ के लिए वो यूज कर रहे हैं क्या, लेंथ के लिए यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर, और मास के लिए क्या यूज कर रहे हैं, मास के लिए यूज कर रहे हैं ग्राम, और टाइम के लिए यूज कर रहे हैं सेकंड, टाइम के लिए यूज कर रहे हैं सेकंड। तो तीन चीज, इसी को बोला गया क्या, CGS सिस्टम। क्या बोला गया, CGS का मतलब क्या हो गया, लेंथ के लिए हो गया सेंटीमीटर, मीटर और मास के लिए हो गया ग्राम, और टाइम के लिए हो गया सेकेंड। इसको नाम दिया गया, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CGS सिस्टम। तो एक तो सिस्टम ये आ गया CGS सिस्टम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकेंड। उसी के साथ साथ एक और सिस्टम है जिसको नाम दिया गया MKS सिस्टम। MKS सिस्टम क्या था, सिस्टम यूज मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड फॉर द सेम। इन्हीं सब सेम के लिए ही उन्होंने क्या यूज कर लिया, जैसे लेंथ है सेंटीमीटर है तो यहाँ पे उसके साथ साथ मीटर यूज कर लो, क्या यूज कर लो, मीटर यूज कर लो। और अगर जैसे यहाँ पे मास है, मास के साथ ग्राम यूज कर लो तो ग्राम के साथ क्या यूज कर लो, किलोग्राम यूज कर लो, किलोग्राम यूज कर लो। और जैसे अगर टाइम है, टाइम के साथ सेकंड है तो यहाँ पे सेकंड ही रहेगा। इन्होंने क्या नाम उसको दे दिया, MKS का मतलब क्या हो गया, मीटर और किलोग्राम और सेकंड, किस चीज के लिए, लेंथ के लिए, मास के लिए और टाइम के लिए। तो तीन सिस्टम यहाँ पे आपको याद रखना है। वो तीन सिस्टम कौन से हैं, एक है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम का मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर, मास और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और ये इसमें क्या क्या था, अगर सेंटीमीटर की बात करूं तो लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम और टाइम के लिए सेकंड यूज किया गया। इसको पूरा नाम दिया गया शॉर्ट फॉर्म में CGS। इसी के साथ और दूसरा सिस्टम क्या था, MKS वाला था। MKS का मतलब क्या हो गया, लेंथ में ही अगर मान लीजिए साइज थोड़ी ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है तो क्या नाप लेंगे, मीटर कर लेंगे, और मास है, थोड़ा ज्यादा मास है तो किलोग्राम हो जाएगा, और टाइम के लिए सेकंड ही उन्होंने यूज किया। तो दो सिस्टम आपको याद रखना है। पूरा अडॉप्ट किया गया हर नंबर में, यूनिट ऑफ डेवलपमेंट एक्सटेंसिवली का मतलब होता है कि उसको हर जगह अडॉप्ट किया गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रांस में यूज किया गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बात करूं पूरे दुनिया में ही यही सिस्टम फॉलो किया गया। ये दो सिस्टम कौन से थे याद रखना है आपको, एक हो गया CGS सिस्टम और एक हो गया MKS सिस्टम। In 1958 it was realized that the unit defined has a standard need to be redefined। अब 1958 के बाद ही सोचा गया कि क्यों ना फिर से इन सिस्टम को, मेजरमेंट के सिस्टम को हम लोग फिर से रीडिफाइन करें। क्या करें, फिर से रीडिफाइन करें। तब नया सिस्टम आता है मार्केट में, और वो नया सिस्टम क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड में 1958 में कुछ नए सिस्टम्स आते हैं जिसको नाम दिया गया SI यूनिट। अब SI यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कॉल्ड SI यूनिट। अब देखिए SI यूनिट का फुल फॉर्म अगर कोई पूछ ले कि SI यूनिट का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कॉल्ड SI यूनिट वाज अडॉप्टेड एट द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। तो वेट एंड मेजरमेंट होता है 1960s में, एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक जनरल कॉन्फ्रेंस होती है 1960s के समय में वेट एंड मेजरमेंट को लेके। उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि हमें क्या बना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट बना। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब कि एक ऐसी यूनिट जो पूरे ग्लोबली वर्ल्ड में क्या हो, पूरा इंटरनेशनली लेवल पे उसको एक्सेप्ट किया जाए और उसी को हर एक देश फॉलो करे। उसी को नाम दिया गया क्या, SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या होती है, एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि कब अडॉप्ट किया गया, वेट एंड मेजरमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस 1960s में। फिर क्या है, द SI सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेस्ड ऑन 7 बेस यूनिट करस्पॉन्डिंग टू 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज। SI यूनिट बेस्ड होती है किस पे, 7 बेस यूनिट पे और करस्पॉन्डिंग टू 7 फिजिकल क्वांटिटीज में। मतलब कि ये जो SI यूनिट है
ये बेस्ड है किस पे, 7 बेसिक यूनिट पे, और वही 7 बेसिक यूनिट डिफाइन करता है, करस्पॉन्ड है किससे, 7 फिजिकल क्वांटिटी से। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो वो समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटी समझने के बाद कि आखिर है क्या ये। अगर बात करूं फिजिकल क्वांटिटी की, क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी एक्सेट्रा, एनी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी क्वांटिटी जो आप मेजर कर पाए, जो आप क्या कर पाए, मेजर कर पाए। जैसे कि टाइम, अब मुझे टाइम है तो मैं बता सकता हूं 5 घंटे हैं, 6 घंटे हैं, 4 घंटे हैं, 6 घंटे हैं। अगर मास है तो मैं बता सकता हूं कितना वेट का है, 60 किलोग्राम है, 70 किलोग्राम है, 55 केजी है, कितना ग्राम है, तो आप बता सकते हो उसकी क्वांटिटी है। लेंथ का है तो लेंथ में आप बता सकते हैं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 मीटर, 200 किलोमीटर। तो जिसकी फिजिकल क्वांटिटी आप बता पाए, क्या कर पाए, बता पाए, उसी को बोलते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटीज लाइक लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, etc, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर पाए, मेजर कर पाए, वैसी किसी भी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो और यही 7 फिजिकल क्वांटिटीज थे। इसी 7 फिजिकल क्वांटिटीज पे बेस यूनिट बना और इसी को हम लोग बोलेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट। ठीक है, अब आगे अगर बात करूं तो कुछ देख सकते हैं आप, नेम्स एंड सिंबल्स है बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड उसके करस्पॉन्डिंग एसआई यूनिट, कि क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज है और क्या क्या उसके करस्पॉन्डिंग एसआई यूनिट्स है। जैसे कि अगर मैं बात करूं लेंथ के बारे में, अगर लेंथ के बारे में बात करूं तो लेंथ के लिए क्या यूज हो रहा है, सिंबल क्या है, एल है, और इसकी एसआई यूनिट क्या आपको याद रखनी है, मीटर। क्या याद रखेंगे, मीटर। तो लेंथ के लिए सिंबल एल है और इसकी एसआई यूनिट क्या हो गई, मीटर। और अगर इसके सिंबल की बात करूं तो इसका सिंबल क्या हो गया, एम हो गया। वैसे ही मास के लिए अगर पूछा जाए, मास के लिए क्या होगा, तो मास के लिए एसआई यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम हो गई, और इसको हम लोग सिंबल यूज करेंगे क्या, केजी। वैसे ही टाइम के लिए क्या होगा, सेकेंड यूज होगा और वहां पे हम लोग एस यूज कर लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज होता है, उसको लिए हम लोग ए यूज कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये है थर्मोडायनेमिक्स, उसके लिए केल्विन यूज होता है के। और एक बात आपको याद रखनी है और कि टेम्परेचर के लिए केल्विन के अलावा 2 और होते हैं एसआई यूनिट, एक सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। तो याद रखना है कि टेम्परेचर के लिए 3 है, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, तीनों है। लेकिन और चीज के लिए एक एक है, जैसे लेंथ के लिए मीटर है, मास के लिए किलोग्राम है, टाइम के लिए सेकंड है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर है, थर्मोडायनेमिक्स के लिए केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अगर मुझे बताना है कितना अमाउंट है, उसके लिए क्या है, मोल है। क्या है, मोल है। और अगर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस मतलब वो चीजें जो क्या हो, चमकती हो, जिसमें से ब्राइटनेस हो, जिसमें से लाइट आती है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमिनियस। तो अगर उसकी इंटेंसिटी मुझे बतानी है कि अगर ये लाइट चमक रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, तो उसको हम लोग बताते हैं कैंडेला के फॉर्म में। उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, कैंडेला, और शॉर्ट में उसको बोलते हैं CD। तो आपको क्या याद रखना है, उसके कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और उनके SI यूनिट, जैसे लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन के साथ साथ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं, जैसे कि डेराइव यूनिट्स। डेराइव यूनिट्स अब क्या होती हैं, द बेस और फंडामेंटल SI यूनिट लाइक लेंथ, mass, time, etc are independent of each other। independent of each other का मतलब क्या होता है कि ये अलग है और ये अलग है। मतलब इनका हम लोग जब देखेंगे, लेंथ के लिए देखेंगे तो अलग देखेंगे, मास के लिए देखेंगे तो अलग देखेंगे, टाइम के लिए देखेंगे तो अलग देखेंगे। मतलब इनका आपस में कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं है। ऐसे चीजों को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तो फिर से देखिए, द बेस और फंडामेंटल SI यूनिट, वैसा बेस और उसकी वैसी फंडामेंटल SI यूनिट, लाइक जैसे क्या हो, लेंथ हो गया, मास हो गया और टाइम हो गया, लेंथ, मास और टाइम हो गया, आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये दोनों, ये सब क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब इनका कोई एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता है। आगे अगर बात करूं, द SI यूनिट फॉर ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे और कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी होंगी, इसके अलावा लेंथ, मास, टाइम, इनके अलावा कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, जैसे कि एरिया है, डेंसिटी है, वेलोसिटी है, कैन बी डेराइव्ड in terms of base SI unit and are called derived units। मतलब कि जो भी, जैसे लेंथ के, मास के और टाइम के अलावा जो और भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, जैसे एरिया हो गया, डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया। एरिया है, डेंसिटी है, वेलोसिटी है, पता है आपको क्या है।
कैन बी डेराइव्ड इन टर्म्स ऑफ द बेस ऑफ एसआई यूनिट, उसको हम लोग डेराइव करेंगे बेस ऑफ एसआई यूनिट के फॉर्म में। किसमें? बेस ऑफ एसआई यूनिट के फॉर्म में। किसको किसको? जैसे एरिया हो गया, एरिया हो गया, डेंसिटी हो गई और वेलोसिटी हो गई। इन सब चीजों को हम अलग एक डेराइव फॉर्म में बताते हैं। इनके लिए हम यूज करते हैं क्या? बेस एसआई यूनिट। क्या यूज करते हैं? बेस एसआई यूनिट। और इसी बेस एसआई यूनिट को ही क्या बोल रहे हैं? डेराइव्ड यूनिट। क्या बोल रहे हैं? डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट क्या होती है? डेराइव्ड यूनिट और कुछ नहीं है, सिर्फ एरिया, डेंसिटी, वेलोसिटी, ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी बेस एसआई यूनिट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेराइव्ड यूनिट। अब जितना अच्छा एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे उतना ही हम लोग को क्लियर होता चला जाएगा। 2-3 एग्जांपल है, 2-3 एग्जांपल कराऊंगा। 2-3 एग्जांपल कराने के बाद चौथा मैं कुछ भी दूंगा, आप अपने आप उसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोग क्या याद रखना है? बस कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं, उससे हम लोग आराम से कोई भी चीज इसमें सॉल्व कर लेंगे। फिर आपसे वो किसी भी टाइप का पूछेंगे, किसी की भी डेराइव यूनिट पूछेंगे, हम लोग आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला है डेराइव द एसआई यूनिट फॉर एरिया ऑफ अ सरफेस। अब मुझसे पूछ रहा है यहाँ पे कि एरिया का आप बता दीजिए मुझे डेराइव्ड यूनिट क्या है। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, एकदम बेसिक से शुरू करूंगा। एरिया का मुझे मान लीजिए रेक्टेंगल है, ठीक है, तो एरिया का रेक्टेंगल मुझे पता है क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। सिंपल, एकदम बेसिक से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे, एकदम आपको एंड तक पहुंचा दूंगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको डेराइव सिस्टम आ चुका है और आप सीख चुके हैं। बहुत बेसिक एग्जांपल्स है। अब एरिया बराबर होता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हमें पता है रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए, वेरी गुड। दोबारा लेंथ लिख दी। अब अगर मैं बात करूं, मान लीजिए ये क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है, एक लेंथ और एक क्या है? ब्रेथ है। अगर मैं ब्रेथ भी अगर बात करूं तो ये भी क्या है? एक टाइप का क्या है? लेंथ है। क्या है? एक टाइप का लेंथ, क्योंकि ब्रेथ को आप लोग अगर मेजर करेंगे तो किस में करेंगे? लेंथ ही में मेजर करेंगे। तो ब्रेथ को भी हम लोग मान लेते हैं क्या है? एक टाइप का ये लेंथ है। तो मैं कह सकता हूं कि एरिया बराबर हो गया लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ। यहाँ एल क्यों लिखा हूं? क्योंकि ब्रेथ को भी अगर आप लोग मेजर करेंगे तो किसी लेंथ के फॉर्म में ही करेंगे और किसी के फॉर्म में करेंगे नहीं, इसीलिए ब्रेथ को भी मैंने क्या मान लिया? लेंथ मान लिया। तो हो गया एल इंटू एल। अब दूसरा क्या है कि मुझे पता है कि लेंथ के लिए, अभी हम लोग देख के आए कि लेंथ के लिए जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। वेरी गुड। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो यहाँ पे लिख दिया मीटर इंटू, यहाँ पे लेंथ के लिए भी क्या हो गया? मीटर हो गया। अब एरिया बराबर मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। तो अब अगर मुझसे कोई पूछ ले कि बता दीजिए कि एरिया ऑफ सरफेस का डेराइव एसआई यूनिट क्या होता है, तो मैं क्या बताऊंगा? मीटर स्क्वायर। और उसको हम लोग कभी कभी प्रोनाउंस करते हैं स्क्वायर मीटर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मीटर। तो मीटर स्क्वायर बोलिए, स्क्वायर मीटर बोलिए, बात एक ही है। लेकिन ये आया कहां से? अब इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़ी है? नहीं। साइंस देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको याद नहीं किया जाता। आप एक बार समझ लेंगे, आपको समझ में आ गया, दोबारा जरूरत नहीं है याद करने की। अब एक बार आप समझ गए, सिंपल फॉर्मूले पे रखना है। सिंपल फॉर्मूला है एरिया का एल इंटू बी। एल पता है, लेंथ हो गया। ब्रेथ को भी हम लोग मेजर करेंगे तो लेंथ ही में करेंगे, उसको भी क्या मान लिया? लेंथ मान लिया। अब लेंथ की एसआई यूनिट पता है क्या होती है? मीटर होती है। इस लेंथ की भी क्या हो गई? मीटर हो गई। मीटर इंटू मीटर हो गया तो क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। तो अब मुझसे कोई पूछेगा कि एरिया का क्या होता है एसआई यूनिट, तो क्या होता है? मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर भी इसको हम लोग बोलते हैं। चलिए, ये तो हुआ एक एग्जांपल। अब अगर दूसरे एग्जांपल की बात करूं इसी के साथ साथ, जब जैसे जैसे एग्जांपल हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे और क्लियर होता जाएगा और आपको और अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। जहां 2-3 एग्जांपल करा दूंगा, तीसरे एग्जांपल के बाद चौथे के लिए आप खुद कैपेबल हो जाएंगे कि आप उसको आराम से सॉल्व कर लें। अब जैसे अब इसमें क्या पूछ रहा है? फोर्स के बारे में पूछ रहा है। अब फोर्स का मुझे बताना है। फोर्स का सिंपल फॉर्मूला लिखिए। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। कुछ अभी कुछ नहीं किया हूं, अभी कुछ भी शुरू नहीं किया हूं, अभी सिर्फ क्या लिखा हूं? सिंपल बेसिक फॉर्मूला लिखा हूं फोर्स का, कि फोर्स का सिंपल बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कुछ नहीं किया हूं। अब एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी अपान में, वेलोसिटी अपान में टाइम, वेलोसिटी अपान में टाइम। ये सिंपल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। देखिए, बस फॉर्मूला लिखता जाऊंगा और एक ही उस पे पुट करूंगा, अपने आप डेरिवेटिव्स आ जाएंगे कि क्या डेरिवेटिव्स होगा। सिंपल, अभी कुछ नहीं किया हूं। क्या किया हूं? फोर्स का फॉर्मूला लिखा हूं m इंटू ए का फॉर्मूला लिखा हूं वेलोसिटी अपान में टाइम, वेलोसिटी अपान में टाइम। कुछ नहीं करना है। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, अगर मुझे वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी पता है आपको? स्पीड। अगर मुझे वेलोसिटी बतानी है तो वेलोसिटी का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है लेंथ अपान में टाइम, लेंथ अपान में टाइम।
सिंपल कुछ भी नहीं किया हूं, सिर्फ क्या लिखा हूं, फॉर्मूला लिखा हूं, उसके अलावा अभी कुछ भी इसमें किया नहीं हूं। सिंपल F इज इक्वल्स टू m इंटू ए, और a मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा हूं वेलोसिटी अपान में टाइम, और वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा हूं लेंथ अपान में टाइम। सिंपल फॉर्मूला लिखा हूं और कुछ नहीं किया हूं। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, आपको कुछ याद नहीं करना है, बस एक बार समझना है, उसके बाद कहीं से कुछ भी वो पूछ लेंगे आप तुरंत बता देंगे। तो F इज इक्वल्स टू एम ए हो गया, A इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया, और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ बाई टाइम हो गया। अब वेलोसिटी की मुझे वैल्यू यहाँ पे पता है क्या है, लेंथ बाई टाइम। यही वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या करूंगा, पुट कर दूंगा एक्सेलरेशन में। तो अगर मैं एक्सेलरेशन में पुट कर दूं वेलोसिटी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, लेंथ अपॉन में टाइम वेलोसिटी की इंटू 1 बाई टाइम, 1 बाई टाइम। क्या किया हूं, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम था, वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है, लेंथ बाई टाइम, तो यहाँ क्या लिख दिया, लेंथ बाई टाइम, और टाइम है तो टाइम को अलग कर दिया, 1 बाई टाइम कर दिया, कुछ नहीं किया हूं। अब आगे देखिए, अब क्या हो जाएगा, ये L बाई टी ही रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, L बाई टी, ये L बाई टी है, ये L बाई टी रहेगा। अब ये टी क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, और ये बन जाएगा क्या, टी स्क्वायर, क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर बन गया तो मैं ये कह सकता हूं कि एल ए बराबर क्या हो गया, एल बाई टी स्क्वायर। कुछ नहीं किया हूं, सिंपल बेसिक फॉर्मूले पे रखा हूं, बेसिक फॉर्मूले से पहुंच गया हूं कहां पे, फिर एक बार बता दे रहा हूं, देख लीजिए। F इज इक्वल्स टू एम ए होता है, वेरी गुड, मास इंटू एक्सेलरेशन, बेसिक फॉर्मूला। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी अपान में टाइम। वेलोसिटी आपको पता है, स्पीड में जब वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड, जैसे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, अगर कोई पूछ ले आपसे कि स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, तो मैं कहूं कि आप इतनी स्पीड से दौड़िए, आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़िए, लेकिन मैं ये ना बताऊं कि आपको किधर जाना है। तो जब स्पीड में सिर्फ स्पीड रहे, डायरेक्शन ना रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे, डायरेक्शन ना रहे, तो वो स्पीड होती है। जब स्पीड में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाती है, अब मैं कहूँ नॉर्थ में जाइए, साउथ में जाइए, ईस्ट में जाइए, वेस्ट में जाइए, तो जहां पे डायरेक्शन ऐड हो जाती है उसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है लेंथ बाई टाइम। मतलब ये लेंथ बाई टाइम कहां से है आप सोच रहे होंगे, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बचपन में आप पढ़े होंगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, और यही डिस्टेंस क्या है, इसी डिस्टेंस को मैंने क्या लिख दिया, लेंथ लिख दिया, क्योंकि डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हैं किसमें, लेंथ में, और टाइम का टाइम है, और स्पीड ही क्या है, वेलोसिटी है। तो यहां से ये सिंपल फॉर्मूला आ गया, ये भी आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब आगे ये, अब वेलोसिटी का यही लेंथ बाई टाइम वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, इनटू टाइम था तो 1 बाई टी लिख दिया। अब एक्सेलरेशन बराबर हो गया L अपान में टी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बेसिक चीज पे चल रहा है। अब मुझे पता चल गया ए की वैल्यू क्या हो गई, L बाई टी स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, अब इधर इरेज कर रहा हूं, फिर आगे देखिए। अब आगे देखिए, अब यहां पे मुझे क्या पता चल गया कि F बराबर एम ए होता है, ठीक है, M इंटू ए है, ठीक है। अब मास को अभी हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे, मास के लिए जो हम लोग एसआई यूनिट यूज करते हैं, वो मास के लिए एसआई यूनिट क्या होती है, हाँ केजी, क्या होती है, केजी। तो यहाँ पे क्या पुट कर दिए, केजी पुट कर दिए, वेरी गुड। और एक्सेलरेशन के लिए हम लोग देखिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, L बाई टी स्क्वायर, L बाई टी स्क्वायर, और L मतलब लेंथ हो गया। लेंथ को हम लोग, लेंथ के लिए एसआई यूनिट क्या यूज करते हैं, मीटर, क्या यूज करते हैं, मीटर। और टाइम के लिए एसआई यूनिट क्या यूज करते हैं, सेकंड, क्या यूज करते हैं, सेकंड। तो टी स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो गया, एस स्क्वायर हो गया। बस इसी को यहाँ पे मुझे क्या करना है, पुट कर देना है, m बाई एस स्क्वायर, m बाई एस स्क्वायर। आगे क्या होता है, जब भी ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर आती है, नीचे वाली वैल्यू क्या आती है, ऊपर आती है, तो जो ये पावर है ये पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो जाता है, क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, F इज इक्वल्स टू केजी है, केजी रहेगा, m है, m रहेगा। ये जो s स्क्वायर है वो क्या होगा, नीचे है, जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा s माइनस टू, s माइनस टू। यही जो है बेसिक एसआई यूनिट हो गई आपके फोर्स की। कुछ नहीं किया हूं, देखिए कुछ भी नहीं किया हूं, सिंपल बस फॉर्मूले पे रखा हूं और अपने आप आंसर आपको मिल गया, कुछ भी नहीं किया हूं। देख लीजिए, आप खुद देख सकते हैं कि सिर्फ बेसिक सिंपल फॉर्मूले पे रखा हूं, और सिंपल फॉर्मूले पे रखते रखते क्या मिल गया, हमें अपना स्टैंडर्ड एसआई यूनिट मिल गया, किसका,
फोर्स का, किसका मिल गया, फोर्स का। क्या होता है kgms-2। अब कैसे कैसे वहां तक हम लोग को, अब ये देखने में आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि अरे इतना कठिन सर कैसे याद होगा, समझ में नहीं है। कुछ याद नहीं करना है, बस एक एक फॉर्मूला आपको रखते हुए चलना है, एक एक फॉर्मूला रखते हुए चलेंगे, आप अपने आप इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल से एकदम शुरू करिए बेसिक से। फोर्स का फॉर्मूला पता है ma, फोर्स का फॉर्मूला ma पुट करिए। एक्सेलरेशन पता है वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम लिखिए। और वेलोसिटी पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लेंथ बाई टाइम। ये लेंथ बाई टाइम लग रहा होगा बड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन वही बेसिक फॉर्मूला है जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पे वही डिस्टेंस को मैंने क्या लिख दिया, लेंथ लिख दिया है, और वेलोसिटी क्या हो गई, स्पीड हो गई, टाइम तो टाइम है। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गई, वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई। अब जैसे ये वेलोसिटी की वैल्यू मुझे मिली, मैंने क्या किया, इसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद L बाई टी इंटू 1/t आ गया, बेसिक है। अब L बाई टी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो गया, L इंटू 1 L हो गया, और T इंटू टी क्या हो गया, T स्क्वायर हो गया। अब इसकी SI यूनिट मुझे पता है, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि लेंथ की SI यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर लिख दिए। और टाइम की SI यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो क्या लिख दिए, सेकंड स्क्वायर लिख दिए। सिंपल। यहाँ पे फिर वही फॉर्मूले पे आ जाऊंगा, m इंटू ए पे। मास है, मास के लिए SI यूनिट क्या यूज हो रही थी, kg, तो क्या पुट कर दिया, kg पुट कर दिया। और एक्सेलरेशन के लिए अभी देखा हूं क्या, m बाई एस स्क्वायर, तो क्या लग दिया, m बाई एस स्क्वायर। अब ये जब भी एस स्क्वायर जो है, जो भी वैल्यू नीचे होती है, जब वो वैल्यू ऊपर जाती है तो पावर नेगेटिव हो जाता है। पावर क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो पावर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब जैसे ही पावर नेगेटिव हो गया, F इज इक्वल्स टू क्या आ गया, kg का kg था, m का m है, ये s माइनस स्क्वायर आ गया, s माइनस स्क्वायर। यही क्या है, डेराइव या SI यूनिट है फोर्स की, किसकी, SI यूनिट है ये फोर्स की, SI यूनिट ऑफ फोर्स, SI यूनिट ऑफ फोर्स। अब वो कुछ भी पूछेंगे आप बड़े आसानी से बता देंगे, किसी भी चीज का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एक दो एग्जांपल आप लेंगे, अपने से सॉल्व करेंगे, बेसिक सिंपल फॉर्मूले पे रखेंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आप दो एग्जांपल में दिखा दिया हूं आपको, फोर्स से रिलेटेड वाला देख लिया, इससे पहले हम लोग एरिया वाला देख लिए। एरिया वाला बेसिक था, ये थोड़ा सा एडवांस बोल सकते हैं, लेकिन अब आपके लिए ये भी क्या हो गया, बेसिक हो गया, क्योंकि सिंपल हमने फॉर्मूले में पुट किया और हम अपने SI यूनिट तक फोर्स के पहुंच गए, जो कि क्या है, kgms माइनस स्क्वायर। अब अगर और एक एग्जांपल बात करूं, एक एग्जांपल और पढ़ा दूंगा तो और सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि फाइंड द डेरिवेटिव्स यूनिट्स ऑफ फॉर प्रेशर। अब प्रेशर वाला जैसे ही पढ़ाऊंगा ना, आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आपको लगेगा कि अरे मुझे तो आ गया, ये तो बड़ा आसान था, मैं फालतू इसको इतना कॉम्प्लिकेट बना रहा था। बहुत ही सिंपल है, कुछ मैं तो बोल रहा हूं कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूले पे वैल्यू रखना है, फॉर्मूले से फॉर्मूला डेराइव करना है, इसीलिए इसका नाम है डेरिवेटिव्स, डेराइव्स करना। हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे चीजों से क्या कर रहे हैं, एक दूसरे चीज को डेराइव कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, बेसिक से शुरू करता हूं कि प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, आप पढ़े होंगे 8 में पढ़े होंगे कि प्रेशर क्या होता है, कि किसी गिवन एरिया पे लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। मान लीजिए कोई गिवन एरिया है, मान लीजिए ये क्या है, कोई एरिया है, इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, ये एरिया है, इसके ऊपर क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेशर। सिंपल क्लास 8 में पढ़े होंगे आप फॉर्मूला, वही सिंपल फॉर्मूला लिखा हूं और कुछ नहीं किया हूं, कि प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होता है, F बाई ए, फोर्स बाई एरिया। वेरी गुड। फोर्स के लिए अभी हम लोग देखें, नहीं पता है, फिर वैसे ही फोर्स के लिए निकाल देंगे। तो फोर्स के लिए क्या था, याद करिए, kgms माइनस 2, ms माइनस 2। वेरी गुड। और अगर बात करूं एरिया के लिए, तो अभी जस्ट फोर्स वाले के पहले मैं किसका निकाला था, एरिया का निकाला था। एरिया का याद है, लेंथ इंटू ब्रेथ था, ब्रेथ फिर लेंथ में चेंज हो गया, फिर लेंथ इंटू लेंथ बन गया, लेंथ मीटर हो गया, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। अब जैसे ये मीटर स्क्वायर है, ये क्या है, पॉजिटिव में है, जैसे ही ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा m माइनस 2, m माइनस 2 क्या बन जाएगा, m माइनस 2। अभी हम लोग देख के आए कि जैसे ये ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है, क्या हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है, तो ये हो गया m माइनस 2। अब मेरे पास मुझे क्या मिल गया, kg मिल गया, ms माइनस 2 मिल गया, और मिल गया m माइनस 2 इसका नीचे एरिया का। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी क्या है, m माइनस 2। अब ये इससे कैंसिल आउट होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, m माइनस 1, m माइनस 1। भाई एक पॉजिटिव m है, दो नेगेटिव m है, एक पॉजिटिव नेगेटिव को काट जाएगा, एक नेगेटिव बच जाएगा। तो सिंपल अब क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर का मुझसे कोई पूछे तो kg m माइनस 1, यहाँ माइनस 1 बचा, तो m क्या हो गया, m हो गया माइनस 1, और m माइनस 1 के बाद
S माइनस टू। तो प्रेशर का अगर मुझसे कुछ पूछ ले कि सर प्रेशर की SI यूनिट क्या है, तो प्रेशर की SI यूनिट क्या है, अब मैं बड़े आराम से बता सकता हूं सर प्रेशर की SI यूनिट क्या है, kg m-1 S-2। कुछ नहीं किया हूं, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार फॉर्मूला समझना है, उस फॉर्मूले पे आपको वैल्यू पुट करनी है। जैसे उस फॉर्मूले पे वैल्यू आप पुट करेंगे आप अपने आंसर तक बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। लोग अब इसको रटते रहते हैं, याद करते रहते हैं, याद हो जाए kg m-1 S-2 kg m, नहीं, आपको कुछ भी याद करना नहीं है, सिंपल बेसिक से शुरू करना है, बेसिक फॉर्मूला पुट करना है, बेसिक फॉर्मूला से आगे बढ़ते रहना है। बढ़ते बढ़ते आप खुद देखेंगे कि आप बड़े आसानी से अपने आंसर तक पहुंच गए बिना एक भी चीज लर्न किए। लर्न कुछ भी नहीं करना है, सिंपल। इसमें अब देखिए मैं प्रेशर का बता दिया हूं आपको, डेराइव यूनिट SI यूनिट क्या, kg m-1 S-2। अब देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, kg m-1 S-2 ये क्या है, लेकिन कितना सिंपल तरीके से निकाला हूं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू F/A, सबको पता है, बेसिक फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 8 से पढ़ रहे हैं। फोर्स बाई एरिया, फोर्स का अभी निकाला था, अगर नहीं निकाला हूं तो फिर निकालेंगे फोर्स का, तो वही जैसे निकाला था अभी, देख रहे हैं आप लोग कैसे निकाला था कि F बराबर क्या होता है, m a होता है, और m का क्या होता है, kg होता है, और a का क्या होता है, L/T स्क्वायर, मतलब मीटर, और S-2 ये क्या हो गया, फोर्स का हो गया। बस एक फोर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट किया हूं, और एरिया का अभी निकाला था। एरिया के लिए याद है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये भी लेंथ में बदल जाता है तो लेंथ इंटू लेंथ हो जाता है, और ये मीटर इंटू मीटर होके क्या बन जाता है, मीटर स्क्वायर, क्या बन जाता है, मीटर स्क्वायर। जैसे ये मीटर स्क्वायर बन गया, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। अब मीटर स्क्वायर पॉजिटिव में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर नेगेटिव हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एक एक क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव एक पॉजिटिव क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा, एक नेगेटिव मेरे पास बच जाएगा। बस वही तो kg है, S-2 है, एक m-1 है, ये हो गया मेरा क्या, प्रेशर का SI यूनिट। 2-3 एग्जाम्पल करवा दिया हूं, 3 एग्जाम्पल करवा दिया हूं। कौन कौन सा एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। जैसे कि पहले क्या था, पहले था एरिया का एग्जाम्पल, एरिया वाला बताया था। एरिया वाला कैसे था, अगर बात करूं एरिया वाले की, तो एरिया वाला कैसे था एग्जाम्पल, याद करिए, एक बार याद करेंगे याद आ जाएगा। बहुत सिंपल है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बताऊंगा, तुरंत मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिए कि एरिया बराबर हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर ये लेंथ इंटू लेंथ ही मान लिए, फिर लेंथ का होता है मीटर इंटू मीटर, तो एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। तो एरिया का SI यूनिट कोई पूछ ले कि एरिया का SI यूनिट क्या होता है, तो एरिया का SI यूनिट होता है क्या, मीटर स्क्वायर। 2 मिनट में सॉल्व, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर आगे देखूं, आगे किसका था, आगे था फोर्स के बारे में, तो फोर्स का भी तुरंत बता दिया हूं। फोर्स का कैसे था, सिंपल था, याद करिए, F बराबर ma, थोड़ा जल्दी करा रहा हूं तो अपने साथ साथ अपना हाथ भी चलाते रहिए, कॉपी पेन ले लीजिए और एक बार अपने से सॉल्व करिए। जहां 1-2 बार आप अपने से एग्जांपल सॉल्व करेंगे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। मास के लिए पता ही है, एक्सेलरेशन के लिए बताया हूं, जस्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं। एक्सेलरेशन के लिए क्या था, याद करिए क्या था, वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम। और वेलोसिटी का क्या था, वेलोसिटी का क्या था, लेंथ बाई टाइम। सिंपल पुट करूंगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ बाई टी स्क्वायर, किसका, एरिया का। एरिया का आ गया लेंथ बाई टी स्क्वायर, m का m ही हो जाएगा, L बाई टी स्क्वायर पुट किया। सिंपल मास का मुझे पता है, मास का क्या होता है, kg होता है, मास का क्या है, kg है। और लेंथ की अगर बात करूं तो लेंथ का क्या था, लेंथ का था क्या था, लेंथ का था मीटर, तो क्या हो गया, लेंथ का मीटर हो गया। और टी टाइम, टाइम का क्या था, सेकंड, तो हो गया बाई सेकंड स्क्वायर। अब ये ऊपर आ जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव है, ऊपर आती है क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तो kg m-2 ये हो गया फोर्स का SI यूनिट। देखिए कितना सिंपल था, 1-2 बार आप अपने आप सॉल्व करेंगे ना तो आप अपने आप फिर आगे सॉल्व करते रहेंगे, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने एरिया का देख लिया, फोर्स का देख लिया, प्रेशर का भी अभी करा दिया हूं आपको। प्रेशर का भी आसान था, कुछ उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, एक बार फिर से करा दे रहा हूं। 1-2 बार आप अपने से भी करेंगे, जब ट्राई करेंगे, कॉपी पेन लेके घर पे बैठेंगे, ट्राई करेंगे तो आप खुद उसको सॉल्व करने लगेंगे। जैसे कि अगर प्रेशर का फिर बात करूं तो क्या था, प्रेशर इज इक्वल्स टू F/A, थोड़ा तेज करा रहा हूं, साथ में मेरे करते रहिए। F का क्या होगा, अभी हम लोग देखें, F का होता है kg m-2 बाई एरिया का क्या है, m स्क्वायर, ये m स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा kg m-2 m-2। अब यहाँ पे देखिए m-2 है और m एक पॉजिटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा kg m-1 s-2, m-1 और s-2, और ये आराम से सॉल्व हो जाएगा।
kg m-1 s-2, ये हो गया फोर्स की एसआई, प्रेशर की एसआई यूनिट। तो प्रेशर की एसआई यूनिट बड़े आराम से आप लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। तो प्रेशर की एसआई यूनिट अगर अब कोई मुझसे पूछे कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो मैं बता दूंगा प्रेशर की एसआई यूनिट है kg m-1 s-2। और कैसे निकालना है ये भी बता दिया बेसिक फॉर्मूला पे रख के। एक दो एग्जांपल आप अपने से ट्राई करिएगा, जैसे डेंसिटी हो गई और भी वर्क डन हो गया, ये हो गया, आप ट्राई करेंगे, एक दो आप ट्राई करेंगे, उसके बाद आप अपने आराम से उसको डेरिवेटिव्स को, एसआई यूनिट्स को निकालना आपको आ जाएगा। फिर अगर बात करूं कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि एग्जांपल में डेराइव क्वांटिटी देख लीजिए, डायमेंशंस देख लीजिए, नंबर सिंबल ऑफ यूनिट देख लीजिए। जैसे कि अगर एरिया की बात करूं तो एरिया अभी हम लोग देखते हैं क्या होता है, L इंटू एल मतलब क्या हो गया, M इंटू एम। जैसे ही M इंटू एम किया, ये क्या बन गया, M स्क्वायर, क्या बन गया, M स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम की अगर बात करूं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू एल इंटू एल। तो L इंटू एल किया, और एल का क्या था, M इंटू एम। जैसे ही M इंटू एम किया, क्या बन गया, M क्यूब। तो क्या बन गया वॉल्यूम का, M क्यूब बन गया। स्पीड और वेलोसिटी का, तो अभी वेलोसिटी का क्या बता रहा हूं, लेंथ बाई टाइम। जैसे ही लेंथ बाई टाइम रखा, लेंथ का क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा, देखिए कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम क्या मान लेते हैं, -1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1। यहाँ पे 1 माने, जैसे ही 1 माने s का पावर 1, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, s माइनस 1। तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा m(s-1), किसका, स्पीड और वेलोसिटी का। तो अगर अब वेलोसिटी का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, m(s-1). कैसे हो गया कि लेंथ बाय टाइम होता है इसका फॉर्मूला, लेंथ बाय टाइम में लेंथ का क्या हो गया, 7 मीटर हो गया, टाइम का क्या हो गया, सेकंड हो गया। सेकंड कुछ वैल्यू नहीं है तो 1 मान लेते हैं नीचे, और जैसे ही वो ऊपर आएगा क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो m का m ही रह गया, s क्या हो गया, -1 हो गया। वैसे ही एक्सेलरेशन अभी हम लोग किए क्या था, लेंथ बाई एक्सेलरेशन का अभी हम लोग किए, एक्सेलरेशन क्या था, L/t स्क्वायर, और t का क्या है, सेकेंड स्क्वायर, l का क्या है, m। तो वही अब l स्क्वायर है, यहाँ पे s स्क्वायर है, ये ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो s-2 हो गया, और लेंथ के लिए m था तो क्या हो गया, m s-2। सिंपल है। वेव नंबर का भी बताना है तो वेव नंबर का 1 लेंथ होता है, रेसिप्रोकल मीटर कर दी। अब 1 लेंथ है तो मैं क्या बोलूंगा, 1/m। अब m की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, और जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा m-1। देखिए यहाँ पे वही लिखा है, क्या लिखा है, m-1। बड़े आसान से। आप डेंसिटी का पूछेगा तो मास बाई लेंथ क्यूब होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास बाई लेंथ क्यूब। अब मास का आपको पता है, मास का क्या होता है, केजी होता है। मास का क्या है, मास का हो गया केजी। और अगर लेंथ की बात करूं, मास का केजी हो गया और लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। अब लेंथ क्यूब है तो मीटर क्यूब हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूं केजी बाई मीटर क्यूब। अब ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो केजी m-क्यूब हो गया। वैसे वर्क आप देखेंगे क्या होता है, मास इंटू लेंथ स्क्वायर बाई टाइम स्क्वायर। मास का क्या था, किलोग्राम, तो किलोग्राम वैल्यू रख दीजिए, वेरी गुड। इंटू लेंथ के लिए क्या था, m था, तो लेंथ के लिए मीटर स्क्वायर रख दीजिए। अपान में टाइम के लिए क्या था, टाइम के लिए क्या था, याद करिए, सेकेंड, क्या था, सेकेंड, तो सेकेंड पुट कर दीजिए। देखिए फिर से, मास के लिए क्या था, क्या याद रखना है आपको, मास के लिए याद रखना है केजी, इंटू लेंथ के लिए क्या था, मीटर, तो ये हो गया m स्क्वायर, बाई टाइम के लिए क्या था, सेकेंड स्क्वायर। अब ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, s-2। अब इसको यहीं पे पुट कर दे रहा हूं, तो केजी m स्क्वायर ही रहेगा, s हो जाएगा -2। यही किसका हो गया, ये हो गया वर्क का। किसका हो गया, वर्क का। ऐसे ही 2-3 बार 4 बार आप निकालेंगे, इतना एग्जाम्पल मैं करा दिया हूं। जैसे ही 2-3-4 बार आप निकालेंगे, आप बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करूं SI प्रीफिक्स की, ये भी बढ़िया टॉपिक है, SI प्रीफिक्स। कि SI प्रीफिक्स क्या होता है, when we make measurement of physical quantities, quite often the quantities being measured is too large as compared to the base unit of the physical quantities। कभी कभी क्या होता है कि कोई आप फिजिकल क्वांटिटी, मान लीजिए कोई चीज मेजर कर रहे हैं, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, उसकी वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि मास ऑफ अर्थ का मास जो होता है वो होता है 597,000,000
kg। अब सोचिए इतना अगर मुझे हर बार वैल्यू बतानी हो, क्वेश्चन सॉल्व करना हो, तो हर बार मैं क्या इतना टाइम जीरो लिखूंगा तब उसको सॉल्व करूंगा, बहुत दिक्कत आ जाएगी। वैसे तब क्या किया गया कि एसआई प्रीफिक्स बना दिया गया। प्रीफिक्स मतलब समझ लीजिए कि उसको शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं जिससे हम आसानी से चीजों को सॉल्व कर पाए, उतना अगर जीरो है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, उसी को नाम दिया गया क्या, एसआई प्रीफिक्स। अब ये कैसे होगा, जैसे ये दिया है 57000000, इतना टाइम जीरो फिर केजी दिया, तो अगर मुझे इसको एसआई प्रीफिक्स में लिखना होगा तो मैं इतना लंबा नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, सिंपल शॉर्ट में काउंटिंग शुरू करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहां तक आऊंगा, यहां पे लगा दूंगा पॉइंट और सिंपल लिख दूंगा 5.97 इंटू 10 to power 24 kg, सिंपल ये लिख दूंगा। 10 to power 24 कैसे आया, अगर आप जीरो डिजिट काउंट करेंगे तो वो कितना रहेगा, 22, 3 3 6 9 12 15 18 21 22 था, मैंने दो डिजिट यहां से ले लिए तो कितने हो गए, 22 और प्लस 2 24, तो यहां पे हम पॉइंट लगा के 5.97 कर देंगे और इंटू 10 to power 24 kg, तो हम उतना लिखने नहीं जाएंगे, इसी को बोलते हैं एसआई प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं, एसआई प्रीफिक्स। जब भी हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमेशा इसी का यूज करेंगे। अब उतना लंबा हम लोग लिखने नहीं जाएंगे कि 597000000, नहीं, उतना हम लोग लिखने नहीं जाएंगे। हम लोग बेसिक क्या करेंगे कि जितना टाइम जीरो रहेगा वो प्लस दो डिजिट इधर से काउंट कर लीजिए, 22 था, दो डिजिट इधर 24 हो गया, यहां पॉइंट लगा दिए, 5.97 to 10 to power 24 kg। वैसे ही अगर रेडियस ऑफ सन की बात करूं तो ये आप लोग ट्राई करिए कि रेडियस ऑफ सन कितना होता है, 696000000 m। अब हर बार जब भी मैं रेडियस ऑफ सन की बात करूंगा तो क्या इतनी लंबी डिजिट लिखूंगा, इतनी लंबी वैल्यू लिखूंगा, नहीं, मैं क्या करूंगा, इसके लिए एसआई प्रीफिक्स का यूज करूंगा और उसको शॉर्ट में लिख दूंगा। कैसे शॉर्ट में लिख दूंगा, काउंटिंग शुरू करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ 8 तक आया, सेकंड पे पॉइंट लगा दूंगा तो ये बन जाएगा 6.96 इंटू 10 to power 8 मीटर। क्या बन गया, 10 to power 8 मीटर। सिंपल, सीधा ऐसे लिखूंगा 6.96 इंटू 10 to power 8 मीटर, काम खत्म, मास हो गया, रेडियस का मास क्या हो गया, रेडियस का सन का रेडियस हो गया। तो सन का रेडियस अगर मुझे बताना है तो बड़ा सिंपल है, जो भी वैल्यू है क्या करूंगा, काउंटिंग शुरू करूंगा, एसआई प्रीफिक्स में उसको कन्वर्ट करूंगा। एसआई प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है, तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरो काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6 जीरो है, दो वैल्यू इधर से और लूंगा 6 to 8, क्योंकि यहां पे मुझे पॉइंट लगाना है, तो 6.96 इंटू 10 to power 8 m कर दूंगा, काम खत्म। अच्छा मान लीजिए अगर मुझे पॉइंट नहीं लगाना है तो क्या करूंगा, आगे वो भी आएगा कि मान लीजिए मुझे 696 लिखना है सिर्फ, या फिर 597 लिखना है, तब उस केस में क्या होगा, उस केस में हम लोग आगे देखेंगे कि मान लीजिए अगर मुझे पॉइंट नहीं लगाना है तो क्या होगा। अब जैसे उसके पहले ये समझ लीजिए कि अगर मैं बात करूं, चलिए अभी हम लोग बात किए कि सबसे अगर लार्ज वैल्यू हो गई तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, ठीक है, एसआई प्रीफिक्स। अब मैं अगर कहूं सबसे स्मॉल वैल्यू हो गई 0.00000005, उसको आप कैसे शो करेंगे, तो हर बार तो आप इतना लिखेंगे नहीं, जब भी उसका मास बताएंगे 0.000005, ऐसा तो नहीं है। जैसे कि अब देखिए, other possibilities is that the physical quantity is too small as compared to the base unit of the physical quantity, उसके physical quantity के base unit से इतनी ज्यादा छोटी है कि फॉर एग्जांपल देखिए रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस होता है वो क्या होता है 0.00000000 m। अब हर बार अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मैं ये वैल्यू लिखूंगा 0.00000000 m, नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपल इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिंपल पॉइंट इधर वाला क्या करूंगा, जितना भी डिजिट है काउंट करूंगा, सिंपल जो वैल्यू है यहाँ पे 5 उसको लिखूंगा, 5 इंटू करूंगा, कितना डिजिट आया पॉइंट के बाद 11। अब देखिए क्योंकि पॉइंट के बाद है, क्या है, पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद की जितनी भी डिजिट होती है जब हम उसको हम चेंज करते हैं तो हम उसका पावर हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव। क्या लेते हैं, पावर नेगेटिव। याद रखना है कि पॉइंट के बाद वाले जितनी भी डिजिट होती है जब हम उसको काउंट करते हैं तो उसकी जो पावर आती है उसको हमेशा हम लोग नेगेटिव से शो करते हैं। तो अब जैसे काउंट किया था कितना था 3 3 6 9 2 11, कितना था 11, तो हम लिखेंगे 10 to power -11 m, सिंपल। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं एसआई प्रीफिक्स। कि एसआई प्रीफिक्स के फॉर्म में हम लोग कैसे दिखाएंगे कि पॉइंट के डिजिट के इधर वाला जो वैल्यू है उसको काउंट कर लेंगे
और नेगेटिव मान लेंगे, और अगर इधर वाला रहेगा पॉइंट के इधर तो पॉजिटिव मान लेंगे। जैसे कि इसमें पॉइंट के इधर का केस था तो हमने क्या किया, डिजिट को काउंट किया, डिजिट काउंट करने के बाद टोटल 11 आया, और क्योंकि पॉइंट के उधर साइड था तो हमने उसको क्या माना, नेगेटिव माना, तो हम सिंपल लिख दिए 5 × 10⁻11 m। इसी को हम लोग बोलते हैं द नंबर गिव्स द अबव कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर्स। तो अगर पूछ ले साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर क्या होता है, तो जब हम लोग एसआई प्रीफिक्स का यूज करते हैं, कोई भी बहुत बड़ी वैल्यू है या कोई भी बहुत छोटी वैल्यू है तो हम उसको शॉर्ट में दिखा देते हैं, और उसी शॉर्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ नंबर। और कैसे दिखाते हैं, पॉइंट के अगर उधर है तो उसको नेगेटिव मान लेते हैं, डिजिट काउंट कर लेते हैं, 3, 3, 6, 9, 2, 11 हो गया, तो 11 डिजिट को माइनस मान लिए, -11, और जो वैल्यू थी वो वैल्यू सिंपल लिख दी। पॉजिटिव के केस में भी क्या होता है, काउंट कर लेते हैं, और काउंट करके जो भी होता है उसको हम लिख लेते हैं। अब आगे अगर मैं बात करूं, आगे इसमें क्या है, जैसे कि कुछ इसमें दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं। एसआई प्रीफिक्स फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट की बात हो रही है। जैसे कि मान लीजिए 10⁻24 दे दिया, तो 10⁻24 के लिए हम लोग प्रीफिक्स जो यूज करते हैं वो क्या होता है, वो होता है यूटा। क्या होता है, यूटा। और यूटा के साथ साथ अगर बात करूं, इसको वाई सिंबल से भी हम लोग शो करते हैं। सब मल्टीपल में जब ये जाता है तो क्या बन जाता है, 10⁻⁻1, 10⁻1, और इसके लिए प्रीफिक्स डेसी डी हो गया। इधर देखिए अब 10⁻21 है, जेटा हो गया, उसको जेड से सिंबल शो कर दिया। 10⁻18 है, एक्सा ई से। 10⁻15 है, पेटा। 10⁻12 है, टेरा। 10⁻9 है, गीगा। 10⁻6 को किससे शो कर रहे हैं, मेगा से। किससे, मेगा से। 10⁻3 है, किलो। 10⁻2 है, हेक्टो। 10⁻1 है, डेका। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक अभी हम लोग बात किए कितना, पॉजिटिव की। किसकी बात किए, पॉजिटिव की। अब इधर हम लोग आ जाएंगे नेगेटिव वाले पे, इधर हम लोग आ जाएंगे नेगेटिव वाले पे। जैसे ही नेगेटिव वाला आएगा तो नेगेटिव वाले में क्या आपको याद रखना है, जैसे 10⁻1 हो गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा था, पॉजिटिव में 10⁻1 है तो डेका, 10⁻2 है तो हेक्टो, 10⁻3 है तो किलो, 10⁻6 है तो मेगा, 10⁻9 है तो गीगा, 10⁻12 है तो टेरा, 10⁻15 है तो पेटा, 10⁻18 है तो एक्सा, 21 है जेटा, 24 है योटा। अब यही क्या हो जाएगा, सब मल्टीपल्स में जब चला जाएगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। जब नेगेटिव में चला जाएगा तो 10⁻1 है तो उसको बोलेंगे डेसी डी सिंबल से। 10⁻2 है तो सेंटी सी से। 10⁻3 है तो मिली एम से। 10⁻6 याद रखिएगा, 10⁻6 है तो उसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो। और कभी कभी इसका सिंबल ये भी होता है, तो अगर कहीं ऐसा सिंबल में मिल जाए तो वो किसकी बात हो रही है, 10⁻6 माइक्रो की। तो 10⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, और कभी कभी ऐसा सिंबल भी आपको देखने को मिलेगा। जब बात होगी नैनो की तो 10⁻9, पिको 10⁻12, फेम्टो 10⁻12, आटो 10⁻18, जेप्टो 10⁻21 और योक्टो 10⁻24। बेसिक चीजें एक दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर अगर आगे बात करूं, how do we use SI prefix? The rule is that prefix is chosen in such a way that the resulting value of the physical quantity has a value between 0.1 and 1000 के बीच में। अच्छा, तो जब भी हम लोग देखिए इसमें वो ये कह रहा है कि हमें एक रूल को याद रखना है जब भी हम लोग प्रीफिक्स का यूज करेंगे। वो रूल क्या है, इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग वैल्यू, जो भी रिजल्टिंग वैल्यू है ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी हैज अ वैल्यू बिटवीन, उसकी वैल्यू कितनी हो, 0.1 से लेके 1000 के बीच में हो। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि मैं बताऊंगा आगे, वही चीज है वो कि हमेशा आपको क्या याद रखना है कि जब भी आप प्रीफिक्स को यूज करेंगे तो उसका रूल आप ये याद रखेंगे कि उसकी वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा 0.1 से 1000 के बीच में आनी चाहिए। वो कैसे, एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे रेडियस ऑफ सन का अभी हम लोग देखे थे, ऐसे मैंने लिखा था, क्या लिखा था, 6.96 10⁸ m। अब मान लीजिए मुझे 696 लिखना है। क्या लिखना है, 696। तो जैसे ही 696 करूंगा, इधर पावर क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा दिया तो पावर क्या कर दूंगा, 2 कम कर दूंगा। 2 पॉइंट इधर कर दिया तो पावर क्या कर दूंगा, कम कर दिया, तो पावर 2 कम हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 696 × 10⁻6। अब मान लीजिए, और इसी को 696 mm को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा मीटर। क्या बोलते हैं, मेगा मीटर बोलते हैं। अब इसी का एक दूसरा चीज ये समझ लीजिए कि मान लीजिए ये लिखा था 6.96 10⁸। अब मान लीजिए मुझे पॉइंट को इधर करना है, 6.96 था, अब मुझे इस पॉइंट को क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। तो क्या करूंगा, इधर वैल्यू बढ़ जाएगी। जब भी पॉइंट हो 696 होगा, पॉइंट इधर आएगा, पावर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। एक पॉइंट इधर आ रहा है तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगा, 2 पॉइंट इधर आएगा तो 2 पावर इंक्रीज। यहाँ पे एक पॉइंट इधर आया तो एक पावर इंक्रीज हो गया। अभी पहले क्या था, 10⁸ था, अब हो जाएगा
9, 10 टू पावर 9। और जैसे जैसे पॉइंट उधर जाता रहेगा क्या होता रहेगा, ऑटोमेटिक पावर कम होता रहेगा। जैसे 696 था, अब 696 को मैंने क्या लिखा, 600 में लिखा, पॉइंट खत्म हो गया, तो पॉइंट खत्म करना है 2 डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट इधर क्या कर दिया, कम कर दिया। तो जब भी इधर कम करना रहेगा, पॉइंट कम करूंगा, 100 में लिखूंगा तो पावर इधर 2 कम कर दूंगा। और जब भी इधर क्या करना है, पॉइंट इधर के साइड आना है, पॉइंट में लिखते रहना है, तो पावर क्या करूंगा, बढ़ाता रहूंगा। और इसको बोलेंगे जीएम गीगा मीटर, 0.6960 मीटर। इन दोनों ही केस में आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू रहेगी वो 0.1 और 1000 के बीच में। तो जब भी हम लोग एसआई प्रीफिक्स यूज करेंगे, आपको याद रखना है कि उसकी वैल्यू क्या रहे, 0.1 से और 1000 के बीच में रहे। एग्जांपल के लिए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप आराम से देख सकते हैं। जैसे कि 696 इंटू 10 टू पावर 8 है। अब मुझे यहाँ पॉइंट क्या करना है, खत्म करना है, तो पॉइंट खत्म करूंगा तो पावर क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। 2 पावर पॉइंट खत्म किया तो 2 पावर कम हो गया। यहाँ 10 टू पावर 8 था, यहाँ क्या हो गया, 10 टू पावर 6 हो गया। और तो फिर मैं लिख दूंगा 696 mm मतलब मेगा मीटर। वैसे ही अगर बात करूंगा जैसे 6.96 10 टू पावर 8 है, अब मुझे पॉइंट क्या करना है, एक इधर करना है, 0 पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। तो जब भी 0 पॉइंट के फॉर्म में लिखूंगा, एक पॉइंट इधर आया तो एक पावर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ क्या था, 10 टू पावर 8 था, यहाँ क्या हो गया, 10 टू पावर 9 हो गया। सिंपल है, ठीक है। इसको बोलेंगे 0.696 GM मतलब गीगा मीटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है रूल फॉर रिप्रेजेंटिंग एसआई यूनिट। जब भी एसआई यूनिट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ रूल्स का हम लोग ध्यान देंगे, उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग एसआई यूनिट को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि द मोस्ट कॉमनली यूज रूल्स आर गिवन बिलो, दिया हुआ है। जैसे कि व्हाइल राइटिंग द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी द नंबर एंड द यूनिट आर सेपरेटेड बाय स्पेस। फॉर एग्जांपल, इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी आप नंबर और फिजिकल क्वांटिटी, नंबर एंड द यूनिट, नंबर और यूनिट जब भी लिखेंगे उनके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नंबर और उसकी यूनिट साथ में लिख दें, नंबर और उसकी यूनिट साथ में लिख दें। जैसे मैं लिख दूं क्या, 100 mg। अब ये यूनिट है, ये क्या है, नंबर है, तो ये दोनों कभी भी साथ में नहीं रहेंगे। पहला रूल क्या कहता है कि हमेशा यूनिट के बीच में और नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो पहला रूल याद रखना है कि जब भी हम लोग रूल्स की बात करेंगे कि रूल्स बता दीजिए एसआई यूनिट को रिप्रेजेंट करने की, तो उसका सिंपल रूल क्या है कि हमेशा क्या रहेगा, स्पेस यूज होगा किसके बीच में, यूनिट और नंबर्स के बीच में। यूनिट और नंबर के बीच में क्या होगा, स्पेस यूज होगा। तो पहला बात तो आपको ये याद रखना है कि जब भी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, यूनिट के बारे में और नंबर्स के बारे में, तो दोनों कभी भी हम लोग साथ में नहीं लिखेंगे। जैसे ऐसे 100 mg नहीं लिखेंगे, हमेशा कभी भी क्या लिखेंगे, नंबर अलग यूनिट अलग, इन दोनों के बीच में स्पेस रहेगा। तो पहला पॉइंट, पहला रूल आपको ये याद रखना है। दूसरे रूल की बात करूं, अच्छा एक केस इसमें एक्सेप्शन क्या है कि नो स्पेस इज गिवन बिटवीन द नंबर एंड द डिग्री सेल्सियस। जब डिग्री और सेल्सियस की बात करेंगे या मिनट की बात करेंगे, सेकंड की बात करेंगे, प्लेन एंगल की बात करेंगे, तो उसमें कहीं भी हम लोग स्पेस का यूज नहीं करेंगे। ऐसे जनरल पर्पस में जनरल हम लोग स्पेस यूज करेंगे, लेकिन जब भी बात होगी किसके बारे में, सेल्सियस, डिग्री, मिनट, सेकंड, तो इन सब केसेस में हम लोग स्पेस की वैल्यू नहीं लगाएंगे, ठीक है, स्पेस हम लोग यूज नहीं करेंगे। फिर अगर बात करूं अगला रूल, 2 3 4 रूल याद रखने हैं मेन। अगला रूल क्या है, द सिंबल ऑफ द यूनिट आर नॉट चेंज व्हाइल राइटिंग देम इन प्यूलर। जब भी आप लिखेंगे प्यूलर में तो कभी भी उसको प्यूलर में नहीं लिख देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 10 mg है, ठीक है, अब 10 mg है तो प्यूलर सिंगल तो है नहीं, तो हम लोग इसमें ये नहीं कर देंगे अपना दिमाग लगा के कि 10 mg s लगा दें। s लगाते ही क्या हो गया, ये प्यूलर हो गया। तो कभी भी हम लोग जब भी यूनिट की वैल्यू दिखाते हैं वो प्यूलर में नहीं शो करेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है कि द सिस्टम ऑफ द यूनिट आर नॉट चेंज while writing them in plural. Example 10 mg is correct but not 10 mg s। तो कभी भी हम लोग 10 mg s शो नहीं करेंगे, वो 10 है तो 10 ही रहेगा, सिंगल है तो सिंगल ही लिखेंगे, कभी भी s लगा के उसको प्लूरल करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा रूल याद रखिए। तीसरा रूल, द सिंबल्स ऑफ द यूनिट आर नॉट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कभी भी आप लोग जब भी यूनिट लिख रहे हैं तो उसके बाद फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। फुल स्टॉप तभी लगाएंगे जहां पे पूरा सेंटेंस क्या हो रहा हो, खत्म हो रहा हो, तो सेंटेंस के खत्म होने पे फुल स्टॉप लगाएंगे। लेकिन वैल्यू लिखने पे या यूनिट लिखने पे, नंबर लिखने पे यूनिट के बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। तो रूल नंबर 3 क्या है, द सिंबल्स ऑफ द यूनिट आर नॉट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप फॉलोड नहीं करा मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप नंबर यूनिट लिख के क्या लगा दे उसके बाद फुल स्टॉप। यूनिट लिखने के बाद मान लीजिए मैंने केजी लिखा, केजी के बाद फुल स्टॉप लगा दी, तो ये तरीका बिल्कुल क्या है, गलत है। फुल स्टॉप आप तभी लगाएंगे जब क्या हो, सेंटेंस एंड हो रहा हो। एग्जांपल में 10 mg डॉट ऑफ अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। अब 10 mg के बाद मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे
डॉट लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, तो ये फॉर्मूला फॉर्मेट क्या है, गलत है। तो 3 रूल अभी तक मैंने आपको पढ़ाया। पहला रूल क्या था कि आपको ध्यान देना है कि नंबर्स के बीच में और यूनिट के बीच में क्या हो, स्पेस हो। वेरी गुड। दूसरा क्या था, दूसरा आपको याद रखना है, कभी भी इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में कोशिश नहीं करेंगे कि हम लोग प्लूरल फॉर्म में चेंज कर दें। 10 mg है तो 10 mgs s लिख दे, तो s कभी भी यूज नहीं करेंगे, प्लूरल फॉर्म में उसको चेंज नहीं करेंगे। तीसरा जो याद रखना है कि द सिंबल ऑफ द यूनिट आर नॉट फॉलोड बाय अ फुल स्टॉप, कि जो भी यूनिट हम लोग लिखेंगे उसमें हम लोग फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। फुल स्टॉप तभी लगाएंगे जब हमारा सेंटेंस क्या हो रहा हो, खत्म हो रहा हो। फिर अगर बात करूं अगला, फॉर नंबर्स लेस देन यूनिट 0 मस्ट बी इंसर्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, एग्जांपल राइटिंग 0.928 इज करेक्ट बट नॉट। इसमें ये कह रहा है चौथे में कि जब भी आप पॉइंट पे खत्म कर रहे हैं, कोई भी नंबर आप लिखे, ठीक है, वो पॉइंट पे आप खत्म किए, उसके बाद आपने कोई डिजिट लिखा, मान लीजिए मैंने 254, ठीक है, जी लिखा, ठीक है, 0.254 जी, कभी भी आप इस फॉर्मेट का यूज नहीं करेंगे, ये फॉर्मेट होता है गलत। आपको हमेशा याद ये रखना है, पॉइंट में जब भी आप शुरू कर रहे हैं नंबर, तो पॉइंट के पहले हमेशा क्या लगाएंगे, 0। क्या लगाएंगे, 0। और जैसे ही मैंने पॉइंट के पहले 0 लगाया, ये ऑटोमेटिक हो गया करेक्ट। क्या हो गया, करेक्ट। तो ये बात आपको याद रखना है कि पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे, 0 यूज करेंगे। तो 4 रूल बता दिया। 4 रूल क्या थे, पहले कि नंबर के बीच में, यूनिट के बीच में स्पेस यूज करना है। दूसरा क्या था हाँ याद करिए, दूसरा क्या था कि जब भी हम लोग लिख रहे हैं उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, कभी प्लूरल फॉर्म में अपने से चेंज नहीं करेंगे, दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहता है कि कभी भी फुल स्टॉप पे खत्म चीजें नहीं होंगी, फुल स्टॉप पे हमें चीजों को खत्म नहीं करना है, तभी फुल स्टॉप लगाएंगे जब सेंटेंस खत्म हो रहा हो, ना कि यूनिट खत्म होने पे। और चौथा याद ये रखना है कि जब भी पॉइंट में हम लोग कोई नंबर लिख रहे हैं तो हमें याद रखेंगे पॉइंट के पहले हमेशा हम लोग 0 लिखेंगे, सिर्फ पॉइंट लिख के नंबर की शुरुआत नहीं करेंगे। ये 4 बेसिक रूल थे जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप लोग एसआई यूनिट को यूज कर रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया खत्म। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ लिए, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट की शुरुआत कहाँ से हुई, मेजरमेंट की हिस्ट्री क्या थी, मेजरमेंट आया कैसे, पहले कैसे होता था, फिर मेडिवल पीरियड में कैसे हुआ, फिर मॉडर्न पीरियड में कैसे हुआ, फिर एसआई यूनिट क्या होती है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फिर उसमें भी हम लोग एसआई यूनिट में भी हम लोग बात की कि कैसे अगर एसआई यूनिट मुझे निकालना है तो मैं कैसे एसआई यूनिट निकाल सकता हूँ, क्या सिंपल फॉर्मूला है एसआई यूनिट निकालने का जिससे आप आराम से निकाल सकते हैं। एरिया का एग्जांपल हम लोग देखे, फोर्स का एग्जांपल देखे, प्रेशर का एग्जांपल देखे। इसके बाद फिर हम लोग बात किए कि एसआई प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स में बात किया कि जो भी पावर होगा, बहुत ढेर सारी डिजिट है तो उसको एक साथ नहीं लिखेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, उसका पावर यूज कर लेंगे, जैसे 10 टू पावर 24, 10 टू पावर 21। और अगर वही पॉइंट के बाद है तो यही पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। फिर हम लोग बात की कि जब भी हम लोग एसआई यूनिट बना रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो हम लोग कुछ रूल्स को अपने दिमाग में याद रखेंगे। पहला रूल क्या था कि जब भी यूनिट लगा रहे हैं, स्पेस यूनिट लगा रहे हैं, नंबर लिख रहे हैं, उनके बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था कि जब कभी भी आप यूनिट को प्यूलर फॉर्म में अपने से चेंज नहीं कर देंगे। अगर वो प्यूलर नंबर भी लिखा है 10, 100, 1000, तो ये नहीं कि उसके आगे आप जी लगा दें, मतलब एस लगा दें, ऐसा आप कभी भी नहीं लगाएंगे, उसको प्यूलर फॉर्म में चेंज आप नहीं करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। तीसरी बात कि जब भी कोई भी यूनिट खत्म हो रही हो वहां पे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, फुल स्टॉप वहीं लगाना है जहां पे सेंटेंस खत्म हो रहा हो। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पॉइंट लिखने से जब भी आप कोई नंबर शुरू कर रहे हैं तो पॉइंट के पहले हमेशा क्या यूज करेंगे, 0 का यूज करेंगे। इस ये चैप्टर्स में इतना ही था, आप अब इतना पढ़ लेंगे तो इतना इनफ है आपके लिए।